हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं फुल रिवीजन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद द चैप्टर एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंस इट इज़ ए बिग चैप्टर, आई विल ट्राई कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स सारे रिएक्शंस को कवर करने की कोशिश करूँ, साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लें ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से आपका जहाँ पे भी बोर्ड्स में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। और ये सही समय भी होगा बिकॉज एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे है और रिविजन करने का ये सही समय भी है। ठीक है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा टॉक के हम शुरू करते हैं। ठीक है, और पहला चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चलिए पहले जनरल बातों को हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कंपाउंड्स हैं? दे आर कार्बोनिल कंपाउंड। चीजों को थोड़ा क्विक रखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समय मिल पाए बिकॉज चैप्टर्स ज्यादा है ना। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, दे आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। दे आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ओके ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस सी डबल बॉन्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड, तो इन सब में कॉमन क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या इनके जो भी डेरिवेटिव होंगे उन सब में कॉमन क्या होगा? तो कार्बोनिल ग्रुप सब में देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ये कार्बोनिल ग्रुप सब में हमें देखने को मिलेगा, राइट? ओके, थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम है, इसे देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है, ओके। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड्स है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस दे हैव अ कॉमन ग्रुप, एक कॉमन ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, जो इन सब में हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा फटाफट से इनके कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो वो होता है आर सी एच ओ। अब ये वाला ग्रुप जो देखो आप ध्यान से, ये सी एच ओ ग्रुप, इसी को हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कीटोन की तो वो होता है आर सी ओ आर, या फिर हम ले सकते हैं आर सी ओ आरडेस। ठीक है, ये आरडेस क्यों ले रहे हैं आप समझ सकते हो, है ना। आर की जगह पे एआर भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो हम आर आर लेते हैं, अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो आर और आरडेस ले सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आसानी से हमें मिल जाएंगे, हम उन एग्जांपल्स पे जाके अब फिर समय एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों में आप देखो, अगर यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन सब में क्या कॉमन है? कॉमन है कि इन सब में कार्बोनिल ग्रुप है। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे अगर एक अटैचमेंट हमें मिल जाए OH का, कार्बोनिल कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कुछ डेरिवेटिव हमें देखने को मिलते हैं, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड के ही कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे सारी चीजें सेम है, बस एक H को रिप्लेस करके अगर एक आरसीओ ग्रुप, जिसे हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, आरसीओ ग्रुप जिसे हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं, अगर ये बना दे तो हम इसे क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था एल्डिहाइड, दिस आर कीटोन्स। बस डिफरेंस इन दोनों में क्या था कि यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम थे, यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंस है, अलग अलग है, राइट। एसिड एनहाइड्राइड के अलावा और क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एक H को रिप्लेस करके वहां मैं R लगा दूं, या मैं R डैश लगा दूं, या मैं AR लगा दूं, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ईस्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर वेयर फ्रेग्रेंस इज फाउंड। ठीक है, जो फ्रूटी स्मेल हमें आता है, ठीक है, वो किस वजह से आता है? ईस्टर की वजह। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा था। ठीक है, कोल्वेस प्रोसेस के अंदर भी पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो ईस्टर से रिलेटेड, राइट। चलिए, और एक कंपाउंड आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये कंपाउंड है RCONH2, राइट, अमाइड। ठीक है, चलिए अभी बात ये चल रही थी कि इन सारे कंपाउंड्स के अंदर एक ग्रुप तो कॉमन है। कौन सा ग्रुप कॉमन है? वो है कार्बोनिल ग्रुप, राइट। कार्बोनिल ग्रुप इन सब के अंदर है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो, एमाइड हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, बाकी सारे तो डेरिवेटिव है। ठीक है, ये कॉमन बात हो गई। ठीक है, अभी खास बात क्या है एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके अंदर खास बात क्या है? तो आप ध्यान से समझो, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर को मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। अगर आप मालूम है हमें कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली देयर विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड देयर विल बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, राइट। दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप विल हैव डाइपोल मोमेंट। कार्बोनिल ग्रुप के पास अपना डाइपोल मोमेंट है। अब अगर ध्यान से समझो आप, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर चाहे तो वो इस कार्बन पे आसानी से अटैक कर सकता है, राइट, बिकॉज ये कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। ये चीजें समझनी जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन करते समय, रिएक्शन करते समय ये चीज ध्यान हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये चीज कंसीडरेशन में आएगा, क्योंकि क्यों इस तरह के रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, तो वहां पे ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा बात, ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और यहाँ लोन पेयर भी है, जैसा कि हमें मालूम है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखाता हूं। तो ये क्या कर सकता है? ये किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, उसको अपने से अटैच करा सकता है। दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ सेंटर, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आल्सो। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आल्सो एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आल्सो। ध्यान से देख लो, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर अप्रोच करने देता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए किसी इलेक्ट्रोफाइल से आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है, राइट। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, राइट। प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, और इस प्लेन के ऊपर और नीचे जो ओवरलैप होता हुआ हमें दिखता है वो क्या फॉर्म करता है बेटा? पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तभी तो हम यहाँ एक डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाई बॉन्ड आर रिएक्टिव सेंटर। पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड होता है इन सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। यही तो रीजन है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो ये वाला पाई बॉन्ड आसानी से कहां पे ब्रेक कर जाएगा? ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा, और कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी बात, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप की मैं बात करूं तो मैंने बोला कि इसके अंदर डाइपोल है, ऑब्वियसली डाइपोल है ना। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। अगर ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आसानी से
बना सकता हूँ जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिखता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाइपोलर है, दोनों सेंटर्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, इसीलिए डाइवर्सिटी रिएक्शंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा, और ये रीजन भी है कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलता है, इसके रिएक्शंस ज्यादा है, राइट? ठीक है, आई थिंक इतने तक बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, अपने आपको क्विक रखना, समझते जाना, ठीक है? पूरी वीडियो में पूरा डिटेल मिलेगा, बस थोड़ा सा क्विक रखना अपने आपको, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स का एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप नोट करना, ठीक है? दे आर फाउंड इन नेचर वेयर देयर इज फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर होती जाए, इस साइड और इस साइड, ठीक है? साथ साथ में लिखते चलेंगे, हमारे लिए भी आसानी हो, ठीक है? क्योंकि क्विक रखना है वीडियो को। चलिए, दे आर फाउंड इन नेचर वेयर देयर इज फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, ठीक है? आप फ्रूट्स के स्मेल देख लो, ठीक है? कोई भी नेचुरल जो पेड़ पौधा है उसके स्मेल्स देख लो, कोई लीफ का स्मेल देख लो, फ्लावर का स्मेल देख लो, जहां पे भी स्मेल मिलता है, जहां पे फूड के अंदर आपको फ्लेवर मिलता है, तो आप समझ जाना कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड वहां पे इन्वॉल्व जरूर है। कुछ एग्जांपल्स मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ बनता है, इसको आपको मालूम भी होना चाहिए, ठीक है? अगर आईयूपीएसी नेम इसका मैं बोलूं तो ये होता है हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, और अगर कॉमन नेम बोले तो सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है? आपके लिए एक छोटा सा मैं टास्क देता हूं, ये कंपाउंड अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में किस रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड बनता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ओके, चलिए, तो ये कंपाउंड ऐसा है जो कि नेचुरली एक्टिव कंपाउंड है, जहां पे फ्लेवर, फ्रेग्रेंस ऐसी चीजें मिलती है, वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड कंपाउंड वेनिलीन, वेनिला फ्लेवर आपने जरूर सुना होगा, आइसक्रीम के अंदर जो होता है, ठीक है? राइट, चलिए, तो ये कंपाउंड वेनिलीन है, जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। CHO ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप एंड देन OH ग्रुप, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वेनिलीन, ठीक है? तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स थे, है ना? दिस वेयर सम एग्जांपल्स, ओके, ठीक है? तो जहां पे भी फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऐसी चीजें मिलती हो, वहां पे कार्बोनिल कंपाउंड्स का एबंडेंसी ज्यादा है, ऐसा देखने को मिलता है, राइट? आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, टाइप ऑफ कंपाउंड क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर्टी कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से क्या प्रॉपर्टी मिलती है वो बात क्लियर हो गई। चलिए आगे मूव करते हैं, इसको थोड़ा मैं मूव कर लेता हूं। चलिए मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर की, राइट? नोमेनक्लेचर, चलिए नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं बात करूंगा एल्डिहाइड कीटोन की, दो कैटेगरी की हम बात पहले करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक सेपरेट सेक्शन के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है? राइट, नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है, ये हम सभी को मालूम है, एक कॉमन सिस्टम होता है और एक आईयूपीएसी सिस्टम होता है। आईयूपीएसी सिस्टम के स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं, बट कॉमन सिस्टम का कोई एज सच कोई फिक्स रूल नहीं है, कुछ कंपाउंड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है? यहां पे भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कॉमन नेम्स यूज कर लेता है, और इफ यू डोंट नो अबाउट द कॉमन नेम्स, आप पहचान नहीं पाते कि वो कौन सा कंपाउंड है, इसलिए हम थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा तो कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, फिर भी मैंने कुछ फ्रेम करने का कोशिश किया, आप देख लो, समझ में आता है तो बेहतर है, ठीक है? चलिए कॉमन सिस्टम के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्डिहाइड्स के लिए जो जनरल सेट ऑफ रूल्स हो सकता है, बिकॉज कॉमन नेमिंग के लिए कोई रूल एज सच होता नहीं है। चलिए पहला ज्यादातर नेम्स हम देखते हैं कि डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डिहाइड के नेम्स है, कॉमन नेम्स है, ज्यादातर नेम्स को उसी नंबर ऑफ कार्बन्स को पकड़ के उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लैटिन नेम है, ठीक है, जो लैटिन नेम है, उस लैटिन नेम से इसके नेम को भी डिराइव किया गया है। चलिए समझते हैं एग्जांपल। चलिए पहला एग्जांपल CH3COOH। चलिए सभी को मालूम है ना क्या कॉमन नेम होता है इसका, एसिटिक एसिड। कहां से आया, एक वर्ड है एसिटम, ग्रीक वर्ड है एसिटम, जिस एसिटम से ये आया एसिटिक एसिड। चलिए तो अब इसका करस्पॉन्डिंग अगर मैं एल्डिहाइड लिखूं तो वो बनेगा CH3CHO, ऑब्वियसली, ठीक है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये है एल्डिहाइड। चलिए तो यहाँ क्या किया इसने, इसके इक एसिड को आपने हटा दिया, इक एसिड की जगह पे आपने क्या लगा दिया, एसिटल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है? अभी आप बोलते हो कि क्या इसको याद रखना जरूरी है? हाँ, कुछ कॉमन नेम्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज एसिटल्डिहाइड वर्ड बार-बार यूज हो जाता है, कॉमनली ऐसा यूज हो जाता है, ठीक है? आप समझ पा रहे हो, एसिटिक एसिड से ही डिराइव्ड वर्ड ये दिखता है। एक और एग्जांपल शायद आपको और क्लैरिटी दे देगा, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ देखना, आप यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है? ये इस वाली लाइन पे आप देखना, ध्यान देना। तो सेकंड एग्जांपल HCOOH, राइट? HCOOH। अब अगर मैं आईयूपीएसी सिस्टम से जाने की कोशिश करूं तो इसका नाम क्या बनना चाहिए, मैथमेटिक एसिड बनना चाहिए, ये हम सभी को मालूम है, एक कार्बन का कंपाउंड है, राइट? बट इसका लैटिन नेम क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड क्यों नाम होता है ये हम सभी को मालूम है, क्योंकि ग्रीक वर्ड में फॉर्मिका मींस एंट, और एंट स्टिंग के अंदर ये एसिड देखने को मिलता है, एंट स्टिंग, बी स्टिंग, इनके अंदर ये एसिड देखने को मिलता है, राइट? ओके, हाँ, थोड़ा फोकस तो हमने सही कर लिया, ओके, राइट, ठीक। चलिए तो एंट स्टिंग के अंदर ये देखने को मिलता है, राइट? अब इससे डिराइव्ड अगर मैं एल्डिहाइड लूं तो वो बनेगा SCHO, राइट? अब फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मलडिहाइड, राइट? ओके, समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला रूल क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से बनता है। चलिए आगे चलते जाते हैं, थोड़ा सा हमको क्विक होना पड़ेगा, है ना? सेकंड, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं, वो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम है, ये आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है? आपने देखा होगा आईयूपीएसी के अंदर जो लोकेंट नंबर होता है वो न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है? अल्फाबेट्स होते हैं, बट जो कॉमन नेम है वहां पे सब्स्टिट्यूएंट के लोकेशन को दिखाने के लिए अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, राइट? ठीक है, चलिए भाई क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो CH3CHBr, एक एग्जांपल मैं लेता हूं जो कि
आपके बुक से ही उठाया हुआ एग्जांपल है ताकि क्लैरिटी मिल जाए। चलिए अभी अल्फा बीटा गामा का रेफरेंस क्या है, तो यहाँ देखिए आप, फर्स्ट कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर हमें मालूम है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। फंक्शनल ग्रुप के अगले वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को, जस्ट एडजेसेंट कार्बन को अल्फा नाम दे दिया, उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा, उसके बाद कोई होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, डेल्टा। ठीक है, चलिए बीटा पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा जी, तो बीटा पे लगा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। ठीक है, अभी ऐसा तो थोड़ा जनरल नोशन मिल गया ना कि अगर सर ना अल्फा बीटा ऐसा लोकेंट पोजीशन देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो कॉमन नेम होगा। फिर भी मैंने शुरुआत में बोला था कोई सेट ऑफ रूल्स फिक्स होता नहीं है किसके लिए, कॉमन नेमिंग के लिए। बीटा ब्रोमो हो गया। अब देखिए कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल नहीं होता लेकिन ब्यूटाइल होता है। ठीक है, एज सच कोई लॉजिक नहीं है बेटा इसका क्यों ब्यूटाइल किया गया, या फिर बस ये है कि हाँ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन को दिखाना है तो इस तरह से बीटा से शो कर दिया। चल अब नेक्स्ट अगले रूल पे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कॉमन नेमिंग है वो अब आएगा नेक्स्ट किसके लिए, कीटोन्स के लिए। चलिए एल्डिहाइड की तो बात हो गई, तो एल्डिहाइड के बारे में रूल तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ जनरल जो बातें थी जहां से कॉमन नेम मोस्टली डिराइव होता है वो बात मैंने आपको बताई। आई थिंक आपको क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, कीटोन्स, चलिए कीटोन्स का कुछ सिस्टम थोड़ा सा ऑर्डर्ड है इन कंपैरिजन टू व्हाट, एल्डिहाइड, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट नाउ। तो क्या कॉमन नेम है, कीटोन्स आर कॉमनली नेम्ड, कॉमन नेमिंग के अंदर कीटोन का नेमिंग एल्काइल कीटोन के फॉर्म में किया जाता है। राइट, चलिए एल्काइल कीटोन के फॉर्म में कैसे किया जाता होगा ये थोड़ा समझने वाली बात है कि एल्काइल कीटोन के फॉर्म में करने का कैसे, जैसे मैं समझाता हूँ बात को। मान लीजिए हमारे पास एक कीटोन है CH3CO CH2CH3, अभी ध्यान से देखिए, एक सेकंड कीटोन है CH3 CH2 CH CH3 CO CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप आप पहचान रहे होंगे, 4 कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से अटैचमेंट है, ऑब्वियसली सेक्यूटाइल होगा और ये भी सेक्यूटाइल होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ थोड़ा सा हमको समझना है एल्काइल कीटोन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। चलिए फर्स्ट वाले को लिखने की कोशिश करते हैं। राइट, तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, दूसरा एल्काइल ग्रुप है इथाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए। देखिए M पहले आता है तो मिथाइल, N प्रोपाइल और लास्ट में क्या लगा देंगे, कीटोन। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ ब्रेक है। जो ये एल्काइल बात कर रहा है कि एल्काइल कीटोन लिखना है, ये मत समझ लेना कि सब सारे के सारे कार्बन को एक ही साथ काउंट करके उस एल्काइल में हमको कंसीडर कर लेना। नो, ऐसा नहीं। अगर एल्काइल ग्रुप है डिफरेंट है तो इस तरह से लिखना है। अब यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, ये डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। या एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम तो मैंने नहीं लिखा, एक मिनट में फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेम के अंदर आ गया है, चलिए समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH CH3, देन यहाँ आ जाओ CU CH CH3 CH3। सभी को समझ में आ रहा होगा, ये जनरल ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के अंदर ये बातें आप पढ़ चुके हैं। ब्रांच एल्काइल ग्रुप के बारे में, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है जल्दी से बताइए, तो ये ग्रुप है बेटा, ये कौन सा है बताइए, आइसो ग्रुप है। ठीक है, और 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल, ऑब्वियसली नाम क्या हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। आई थिंक बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स ऐसे हैं कीटोन के अंदर जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले, राइट, और बहुत ज्यादा कोई उसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, थोड़ा हमें यहाँ रिमेंबरेंस रखना पड़ेगा, यहाँ हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए समझाते हैं क्या है। चलिए सबसे पहला है CH3CO CH3, बहुत यूज होने वाला कंपाउंड है और इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होता है, नाम है एसीटोन। एसीटोन, ये ध्यान में रखेंगे आप, एसीटोन। चलिए अभी एराइल ग्रुप से रिलेटेड पकड़ लेते हैं। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप है CH3CO, एक्चुअली RCO एसाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एसाइल, RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप। इसका नाम क्या बन जाता है बेटा, एसिटोफिनोन बनता है। चलिए एसिटोफिनोन बनता है। और बताइए। चलिए तो और हम ले लेते हैं, अगर एक बेंजीन रिंग है, बीच में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप और दूसरे साइड पे भी सेम बेंजीन रिंग ही हो जाए तो इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। और कॉमन नेमिंग में अब बहुत ज्यादा समय ना देते हुए हम आगे मूव करते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं फोकस को ठीक कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक अभी विजिबिलिटी सही होगी। ओके चलिए नेक्स्ट आईयूपीएसी पे आना है हमें। कॉमन नेमिंग की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, इस साइड से बार बार मैं बता रहा हूँ बेटा, एक बार इस साइड से देखना, फिर इस साइड से हम कवर करेंगे ताकि साथ साथ में चीजें चलती जाए। चलिए आईयूपीएसी की बात करते हैं। आईयूपीएसी में मैं सबसे पहले टेकअप करता हूँ एल्डिहाइड्स को। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है कि एल्डिहाइड्स का जो कॉमन आईयूपीएसी नेम है या जो फॉर्मेट है जिसमें हम लिखते हैं बहुत आसान है, क्या है, वो है एल्केन्स। एल्केन के ई को हमने हटाया, वहां अल जोड़ दिया। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे पास कीटोन्स होते, ठीक है, तो हमारा कॉमन नेम क्या होता है, एल्केनोन, राइट, एल्केनोन हो जाता है। राइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे बस एक चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली है। एक पहली बात, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, और वाइल काउंटिंग अगर एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो हर केस में कार्बन काउंट होता है। कौन सा कार्बन काउंट होता है, ठीक है, कौन सा कार्बन काउंट होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। इस बात को लिख लेते हैं, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप is counted except few cases। अगर कुछ केसेस को मैं छोड़ दूं, अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम केसेस में जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का वो काउंट होता है। जहां पे काउंट नहीं हो पाता वहां हम क्या करेंगे, इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। राइट, चलिए सेकंड पॉइंट, मैं एग्जांपल से भी हम लोग क्लियर हो जाएंगे, 6-7 एग्जांपल करेंगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए समझते हैं बात को। तो कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड एक्सेप्ट फ्यू केसेस, तो जहां पे काउंट हो रहा है वहां सफिक्स लगता है भाई अल, तो नाम हो जाता है एल्केनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेड,
अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है तब सफिक्स क्या लगता है, तो सफिक्स याद रखिएगा कार्ब एल्डिहाइड लगता है। क्या लगता है? कार्ब एल्डिहाइड लगता है। राइट राइट, कार्ब एल्डिहाइड लगता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। CH3CHO, राइट, CH3CHO। चलिए इस एग्जांपल के अंदर अब आराम से आसानी से कार्बन काउंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक कंपाउंड लिया, इथेनल हो जाएगा, 2 कार्बन है, अल लग गया, क्यों? सफिक्स है, कॉमन सफिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ दूसरा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स। एक मिनट, हाँ देखिए जहाँ पे काउंट नहीं हो पा रहा है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं एज्यूम करता हूँ कि नोमेनक्लेचर पार्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है, तो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा अलग है, उसको उसके ऊपर बात कर ले ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पे चाहे आप कुछ भी कर लो, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। और जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन, पूरा गया ई तक। उसके बाद क्या लगा है, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, क्यों ऐसा लगाया, कार्ब एल्डिहाइड क्यों लगाया? बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट काउंटेड, दिस कार्बन इज नॉट काउंटेड। आगे बात समझ में? यहां पे अगर कोई कीटोनिक कार्बन होता, इस केस में अगर कोई कीटोनिक कार्बन होता, लेट अस सपोज कि इस तरह का होता, ठीक है, इस तरह का कीटोनिक कार्बन होता, तो अब ये कार्बन काउंट हो सकता है। राइट, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। अब ये कार्बन काउंट हो गया। यहाँ पे हमें एल्केनोन के अलावा छोड़ के और कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं। राइट, अगर नहीं काउंट होता है तो हम कार्बन एल्डिहाइड लगाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं मेरे ख्याल से। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और इससे ज्यादा फिर समय इस पे हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि टॉपिक्स बहुत है, कवर बहुत कुछ करना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CO CH3। ओके, चलिए काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली एक कीटोन है ये। ठीक है, तो कीटोन जहाँ से नियरेस्ट पड़ेगा वहां से लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए ओके। फिर पोजीशन पे एक ब्रांच मिल रहा है हमें, मिथाइल ब्रांच। ऑब्वियसली वो प्रीफिक्स के फॉर्म में लगेगा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 5 मिथाइल। ओके, कितने कार्बन है टोटल चेन के अंदर? 6 कार्बन। ऑब्वियसली हेक्स लगेगा, वर्ड रूट। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड देखिए, थर्ड पोजीशन पे है तो हेक्स 3 इन हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है तो जिसके लिए सफिक्स लगता है ONE, तो in2 हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, चल ओके ओके। चलिए मैं IUPAC नेमिंग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एक क्वेश्चन क्या करवा देते हैं इसको, थोड़ा सा क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, CBSE के लिए आपके बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी थ्योरी पार्ट है, जो उसको कवर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और जितने शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाए हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ देखो 3 कार्बन का चेन है, 3 एल्डिहाइडिक कार्बन है या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इन एनी केस हम अगर 2 को काउंट कर भी ले चेन के अंदर, तो एक कार्बन एक्सक्लूड हो जाता है। तो IUPAC ये रेकमेंड करता है कि प्रायोरिटी तो सबकी बराबर है, सब सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ प्रायोरिटी अलग तो नहीं है। प्रायोरिटी की बात आती है जब 2 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए OH ग्रुप भी हो, CHO ग्रुप भी। अब ऑब्वियसली आपको मैं सपोज करता हूँ कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन तक क्यों ले गया, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो ई को ड्रॉप नहीं किया जाता। दूसरी बात, प्रोपेन, सॉरी ये शायद फ्रेम में नहीं आ रहा था, अब विजिबल होगा। ओके चलिए, अब देखिए प्रोपेन के बाद 1, 2, 3। अब नाम क्या रखेंगे? ऑब्वियसली ये कार्बन काउंट नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो नॉर्मल सफिक्स तो नहीं लगेगा। कौन सा सफिक्स लगेगा? कार्ब एल्डिहाइड लगेगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, रेकमेंड करता हूं मैं यहाँ पे एक चीज आपको। ठीक है, हमारा IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग खत्म हो गया। मैं रेकमेंड करता हूं इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, फिर से रेकमेंड करता हूं मैं इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज, जो NCERT के अंदर मिलेगा, और NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जो भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे इससे ज्यादा समय दे पाना मुश्किल है। आई थिंक आप समझ रहे होगे क्यों, क्योंकि हमें कवर ज्यादा करना है, रिएक्शन पार्ट है, काफी सारी चीजें। राइट, ठीक है, आई थिंक ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट इतना तक हम खत्म कर देते हैं। चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने रिएक्शन पार्ट को। चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं। चलिए, प्रिपरेशन में सबसे पहले मैं उन मेथड्स को उठाऊंगा जहां पे एल्डिहाइड और कीटोन कॉमनली वो मेथड से दोनों बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन मेथड्स को उठाएंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड जिनसे प्रिपेयर हो, फिर उन मेथड्स को उठाएंगे जहां सिर्फ कीटोन प्रिपेयर हो। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी, धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टी की चीजों को देखेंगे। लास्टली हम एल्डिहाइड कीटोन को खत्म करके कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्विच करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं। चलिए फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल सभी को याद होना चाहिए। डिग्री ऑफ एल्कोहल के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ, फिर से बात मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना बात को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिग्री ऑफ एल्कोहल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नेचर चेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या यूज करेंगे वो भी डिपेंड करता है। चलिए अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा सराउंड कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे RCH2OH, ठीक है, क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है? बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर यहाँ पे मैंने यूज किया एनहाइड्रस CrO3, याद रखिएगा कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करना, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करना है व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग 1 डिग्री अल्कोहल एंड यू विश टू गेट व्हाट? एल्डिहाइड। क्योंकि अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आपको पार्शियली ऑक्सीडेशन ही करना होगा। फुल ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। एनहाइड्रस CrO3, या फिर हम ले सकते हैं PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में RCH2OH। अब मैं फुल डिटेल में तो जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि टाइम कम है। मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूं ऑक्सीडेशन क्यों है। राइट, थोड़ा समझिएगा। मैं इस CH से जो H अटैच है इसको अलग दिखा दिया मैंने। ये OH जो अटैच है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। अगर मैंने मान लिया कि ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, ट्रिक समझो, ट्रिक
और ये वाला बॉन्ड मान लीजिए टूट गया, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। अभी आपको मालूम है कि किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है, काम खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा RCHO। क्या हमारे पास एल्डिहाइड बनकर तैयार हो गया? बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये भी लॉजिक समझना है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, RCH, ROH। चलिए यहाँ पे भी आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, सेम कंपाउंड सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे भी यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। इस वाले H को अगर मैंने रिमूव किया कार्बन से, इस वाले H को रिमूव किया ऑक्सीजन से, तो दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, बन गया RCOR। तो ऑब्वियसली ये तो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ अल्कोहल पे। यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल यूज किया, उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? ऑब्वियसली क्या बनेगा? कीटोन। बात करता हूं, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड बात, सेकंड चलिए प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं फ्रॉम, पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल था, सेकंड प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। चलो हाइड्रोकार्बन से क्या क्या मेथड हमको देखने को मिलता है, तो देखिए फर्स्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेम के अंदर आ जाते हैं, जनरल बात बता देता हूं, उसके बाद कुछ जनरल केसेस मैं बताऊंगा, कुछ जनरल केसेस आप मैं दे दूंगा, आप पॉज करना, सॉल्व करना, और ऑब्वियसली आप सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान सा रिएक्शन है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। चलिए ओजोनोलाइसिस क्या होता है भाई, सबसे पहले हमने ले लिया एल्कीन, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, कौन सा ग्रुप है, कुछ भी नहीं, मैंने जनरल एक एल्कीन ले लिया जहाँ पे 2 कार्बन, एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो है ही। यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया? ओजोन ऐड कर दिया भाई, बात खत्म हो गई। चलिए अभी क्या करना है, देखिए ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स को आप सोचो तोड़ दो, ट्रिक समझो, ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो कैसे बनाना है थोड़ा देखिए। देखिए होता क्या है, एल्कीन से जब ओजोन का एडिशन होता है तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, उस साइक्लिक प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट जिंक और एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में किया जाता है, जिसकी वजह से उसका होता है रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद वो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि एल्डिहाइड बनता है या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्कीन पे। आप जैसा एल्कीन लोगे उस हिसाब का कंपाउंड बनेगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, राइट। चलिए तो इस कंपाउंड के अंदर जब दोनों बॉन्ड्स ये ब्रेक हो गए तो कार्बन और इस कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ये डबल बॉन्ड है। अब देखिए ये 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, काम खत्म। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ओजोनाइड कहा जाता है। यहाँ तक नोट करिए, पेज खत्म हो चुका है, मुझे टर्न करना होगा, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेम के अंदर आ गए, फोकस सही है, हाँ चलिए ठीक। ओजोनाइड, इस कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन था, इस रिंग में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, ठीक है नहीं? ठीक है। चलिए इसका ट्रीटमेंट होता है जिंक से, H2O के प्रेजेंस में। कैसे टूटता है? लॉजिक समझना, ठीक है। देखिए ये 2 बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होते हैं, ये 2 बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक होते हैं। मैं ऐसा समझिए कि इस ऑक्सीजन को कौन लेके भाग गया? जिंक लेके भाग गया, काम खत्म हो गया। चलिए देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। रिडक्टिव क्यों बोला? क्लियर हुआ? रिडक्टिव क्यों बोला जा रहा है? ये क्लियर हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्विफ्ट रखने की जरूरत है अपने आप को। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे बन गए कि नहीं? ये बन गया 2 मॉलिक्यूल्स। फटाफट कुछ एग्जांपल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हम करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। पहले मैं सिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन में मोस्ट सिंपलेस्ट जो एल्कीन है, देखिए फोकस थोड़ा सा, मैं हाँ ठीक। सिमेट्रिकल एल्कीन में मैं मोस्ट सिंपल जो एल्कीन है वो पकड़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत आसानी से मैंने बताया, इसको ध्यान से समझिए, फिर से करके दिखा रहा हूं। ओजोन का एडिशन कैसे करना है, ठीक है। इस दोनों कार्बन के बीच एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ दोनों ग्रुप्स डिटरमाइंड है, वहां डिटरमाइन नहीं किया था, वहां हम कॉमन लेके चल रहे थे। इसको ब्रेक किया, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ? जिंक के प्रेजेंस में, एक्वस मीडियम उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ प्रिपेयर हो गया, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे प्रिपेयर होता हुआ हमको दिख रहा है, राइट। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मैं करके दिखाता हूं, आप बोलोगे सब में सर एल्डिहाइड बन रहा है क्या? इसी में कीटोन भी बना के दिखाइए। चलिए वो भी बना के दिखा देते हैं। CH3 अब देखिए डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O3 का एडिशन किया, O3 का एडिशन करने के बाद CH3 इस कार्बन और अगले वाले कार्बन के बीच ऑक्सीजन आ गया, यहाँ आ गया CH2, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। आई थिंक ये बात क्लियर, बहुत आसान है। इस दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक ऑक्सीजन को कार्बन के बीच लगाना है, बाकी 2 ऑक्सीजन को रिंग के फॉर्म में यहाँ लगाना है। तोड़ते समय कहाँ से तोड़ना है ये आइडिया आपको हो गया होगा अभी तक। इसको तोड़ा यहाँ से, इसको तोड़ा यहाँ से, ऑक्सीजन गया जिंक के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस, तो देखिए क्या बना, तो CH3CO, एक कंपाउंड बना कीटोन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ओके ठीक है। चलिए दूसरा कंपाउंड क्या बना? एल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। साथ में आपको कॉमन नेम और ये चीजें भी प्रैक्टिस करते हुए चलना चाहिए। पेज पूरा कवर हो रहा है, कोई बात नहीं, इस पेज को हम चेंज कर लेंगे अगर पूरा पेज कवर हो जाता है तो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगले बार से हाफ में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे नेचर ऑफ एल्कीन्स पे डिपेंड करेगा कि ओजोनोलाइसिस का क्या प्रोडक्ट बनता है। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड मेथड। चलिए इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, पहले हेडिंग को ब्लू में देखिए। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, बस जरूरत है थोड़ा समझने की। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, कुचेरोव रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कुचेरोव रिएक्शन, ठीक है, कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं, ये जिस रिएक्शन को समझने में ज्यादा दिक्कत हो उसका मैकेनिज्म मैं साथ में बताते चलूंगा। थोड़ा हम तेज रहेंगे, बस साथ में कोप अप करने की कोशिश करना। जहां नहीं समझ में आ रहा हो रोकना, रिवाइंड करना, देखना, पॉज करना, फिर आप आगे देखना, ठीक है। ऑब्वियसली आपको समझ में आसानी से आएगा। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या समझते हो? वाटर का एडिशन। ऑब्वियसली एल्काइंस में हाइड्रेशन करना है, ऑब्वियसली हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस है, नेम रिएक्शन है, कुचेरोव रिएक्शन नाम है इस रिएक्शन का, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट,
हाइड्रेशन ऑफ इथाइन गिव्स एल्डिहाइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है, फटाफट एक पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ इथाइन, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इथाइन लोगे तो ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट में लिखता हूं रेस्ट और जो भी एल्काइन होगा उससे आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। चलिए तरीका समझते हैं, तरीका क्या है। एडिशन ऑफ H2O टू एल्काइन takes place according to Markovnikov's rule, एडिशन ऑफ H2O टू एल्काइन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग H2O का एडिशन होता है। दूसरी बात, प्रोडक्ट फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इज टॉटोमेराइज्ड। ये बातें जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और टॉटोमेराइजेशन कैसे होता है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉजिकली समझोगे, याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप अगर आपके पास रिएक्टेंट होगा तो बहुत आसानी से आप रिएक्शन को कर पाओगे, ठीक है। इतने तक आप पॉज करो, नोट करो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की हम बात कर रहे थे, राइट। वहां मेथड्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पकड़ते हैं ताकि वो समझ में आए, आप एग्जाम में अच्छे से तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। चलिए सिंपलेस्ट एल्काइन की मैं ही पहले उसी की बात कर लेता हूं जो सिमेट्रिकल एल्काइन है, और वो है इथाइन C2H2, ठीक है। अभी यहाँ और चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ वाटर का एडिशन होता है, बस आपको इस पे ध्यान देना है। पहले वाटर का एडिशन होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। चलिए वो कैटलिस्ट की बात है, वो आप मैकेनिज्म में जाओगे तो मैकेनिज्म बताने का अभी समय तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेते हैं, रुक जाइए बेटा 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी 1 मिनट बेटा, हाँ ठीक है। HgSO4 डाइल्यूट, हमको ये सोचना है कि वाटर का एडिशन हो रहा है, अच्छा ऐसा है क्या। तो वाटर के अंदर होता क्या है, एक H+ होता है, एक OH-, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप किसी पे भी H+ लगाओ, OH- लगाओ, मार्कोवनिकोव्स रूल का कोई मतलब नहीं, बिकॉज़ सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन होगा तब हमें मार्कोवनिकोव्स रूल का यूज करना पड़ेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इज ऐड टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो एल्काइन का एक डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एल्काइन के एक डबल बॉन्ड को मान लीजिए कि मैंने ब्रेक कर दिया, किसके ऊपर, एक डबल बॉन्ड को इसके ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ऑब्वियसली इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कार्बन नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव वाला कार्बन ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, बात खत्म। क्या करना है, देखिए यहाँ CH2 हो गया, डबल बॉन्ड, अब देखिए CH, और इस CH से क्या अटैच हो गया, OH, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ OH को मैंने थोड़ा सा ओपन करके बना लिया, OH, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। चलिए समझने की बात करते हैं, यहाँ देखिए क्या है, एक तो डबल बॉन्ड है इन, और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनोल, कॉमनली बोलते हैं, ऐसा कुछ आईयूपीएसी नेम नहीं बट कॉमनली बोलते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ हमें क्या करना है, टॉटोमराइजेशन करना है। टॉटोमराइजेशन इज अ मेयर रीअरेंजमेंट, ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ आइसोमेरिज्म टाइप का ही है। कैसे होता है, थोड़ा कैसे हो रहा है यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्योंकि आप समझोगे तभी आप रिएक्शन को कर पाओगे, रटने की जरूरत नहीं, रिएक्शन रटा नहीं जाता है, रिएक्शन को समझा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर सपोज दैट मैं मानूं कि इस लोन पेयर ने रेजोनेंस करने का कोशिश किया तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये लोन पेयर नीचे की तरफ गिरेगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। अभी ऑक्सीजन के ऊपर आएगा क्या, कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, राइट। यहाँ से क्या फ्री होने वाला है, H+ फ्री होने वाला है, वो H+ कहाँ भागेगा, कार्बन के पास, बात खत्म। फिर से देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ नीचे गया, डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे आया नेगेटिव, इस नेगेटिव ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, क्यों अट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन है बीमार, ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब तो खींचेगा तो H+ फ्री होगा, यहाँ जाएगा। अब देखिए थोड़ा किसमें चेंज हो, ऐसा बनाए, और यहाँ देखिए CH3 CHO बना कि नहीं बना। तो अब ये था इनोल फॉर्म, और वंस कार्बोनिल ग्रुप आ गया यहाँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो, और इस टॉटोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ सेकंड बार में अगर मान लीजिए कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको मिल जाता है, राइट, अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके सामने मिल जाता है इस तरह से, ठीक है, तब क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रिएजेंट है, HgSO4 H+ H2O के प्रेजेंस में होगा, पहले ये फर्स्ट स्टेप होगा कि नहीं होगा। H2O के अंदर क्या होगा, एक H+ होगा, एक OH- होगा, बस यहाँ मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करना है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर क्या एल्काइन के अंदर क्या फॉलो करना है, मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करना है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक ट्रिपल बॉन्ड को आपको क्या करना है, तोड़ना है, खत्म करना है। उसके बदले में एक कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे OH नेगेटिव पार्ट है, वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH- पॉजिटिव पार्ट क्या है, H+। OH- को उस कार्बन पे लेके जाइए जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां है, इस कार्बन पे है, ऑब्वियसली इसका मतलब बॉन्ड को इधर तोड़े, और ये कार्बन किसको खींच रहा होगा, H+ को खींच रहा होगा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं CH3 C, इस C से देखिए OH अटैच हुआ है, O पे क्या है, लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड जो है डबल हो गया है, और यहाँ क्या आ गया, CH2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से वही कहानी होने वाली है। कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। इसको किसमें चेंज करना है, कीटो फॉर्म में। कैसे चेंज होगा, टॉटोमेराइजेशन से। इसको भेजिए यहाँ, इसको भेजिए यहाँ, कार्बन पे आया नेगेटिव, ये हाइड्रोजन गया और कार्बन, ठीक है। चलिए ये किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 CO, और इधर भी क्या हो जाएगा, CH3 कीटोन हो गया। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ हम इथाइन जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। बाकी आप कोई भी एल्काइन आप ले लो, उसके अलावा उन सब से हमें क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। तो अभी इसकी क्या मिला, इसका कॉमन नेम क्या होता है जी, एसीटोन होता है। आईयूपीएसी तो आप आसानी से बता ही दोगे, तो थोड़ा बार-बार कॉमन नेम्स रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। आई थिंक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर से बात करते हैं, एल्काइंस में एडिशन करना है अगर, तो पहले एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक कार्बन पे H, दूसरे पे OH। अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो करिए और टॉटोमेराइजेशन कर दीजिए, काम खत्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा, याद या रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वो मेथड्स थे, These were those methods जिससे हम कॉमनली एल्डिहाइड कीटोन दोनों को प्रिपेयर करते हैं, राइट। अभी मैं उन मेथड्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, उन मेथड्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पे हम सिर्फ किसका प्रिपरेशन करेंगे, एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे
हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। चलिए चलिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। चलिए सबसे पहला जो एल्डिहाइड स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड है वो है रोजेनमंड रिडक्शन। बहुत आसान सा मेथड है लेकिन फिर भी समझने का जरूरत है, और चूंकि नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, हर बार कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चल अब देखिए सिंपल रिएक्शन है, हमने लिया एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है, एसाइल हैलाइड एसिड क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीन है, तो इसका ट्रीटमेंट किया H2 से, ठीक है, हाइड्रोजन से। किसके प्रेजेंस में किया? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। पैलेडियम कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, और बेरियम सल्फेट एक पॉइजन है, वो क्या करता है उसकी बात मैं अभी करता हूं, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर H2 से इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए H2 में से, H2 को ऐसा समझिए H सिंगल बॉन्ड H, इस H और Cl को आप साथ में निकाल दो और एक H को पहुंचा दो कार्बन के पास, तो क्या होगा देखिए, तो RCHO बनेगा प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सवाल ये आता है कि सर इसका क्या काम है? कैटलिस्ट का काम तो है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पैलेडियम का काम है, हाइड्रोजन जाके एडसॉर्ब होता है कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि लो एनर्जी पाथ देता है, ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो कम एनर्जी या अल्टरनेटिव पाथवे से जाता है ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। इसका तो काम समझ में आ गया। बेरियम सल्फेट का क्या काम है समझ लीजिए बात को। बेरियम सल्फेट का यहाँ पे क्या काम है इस बात को समझ लीजिए। बेरियम सल्फेट यहाँ पे काम करता है पॉइजन का। अब ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलिए ऐसा है कि अगर आप बेरियम सल्फेट यूज नहीं करोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा प्रोसीड, और अगर ये रिएक्शन प्रोसीड किया तो RCHO जो है वो चेंज हो जाएगा RCH2OH में। आपने अल्कोहल प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, राइट। हमको अल्कोहल चाहिए नहीं, हमको यहीं पे रोकना है, हमको पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है। फुल हाइड्रोजनेशन करने पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। BaSO4 क्या करता है, ये पैलेडियम जो था, इस पैलेडियम के जो लैटिस साइड्स थे उसके कुछ लैटिस साइड्स को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसकी एक्टिविटी को क्या करता है कम करता है, ताकि फुल हाइड्रोजनेशन ना होके पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो, और हमें क्या मिले, हमारा एम क्या है, क्या चाहिए हमको, एल्डिहाइड चाहिए। और हम ये प्रिपरेशन मेथड्स कौन से पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, जहां पे हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, राइट, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई होगी, रिडक्शन क्यों है ये भी बात समझ में आ गई, मैं समझता हूं कि इसलिए ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए स्टीफन रिएक्शन। अगला भी जो मेथड है वो एक नेम रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है नेम रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन सीबीएसई बहुत उठाता है तो इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। स्टीफन रिएक्शन, चलिए स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है भाई, स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज हो रहा है, तो स्टीफन रिएक्शन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखता हूं बस। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स हो रहा है यहाँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। यहाँ किसका रिडक्शन किया जा रहा है, तो नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया जा रहा है। चलिए नाइट्राइल्स का रिडक्शन, नाइट्राइल्स क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे हो रहा है भाई, मैं तो समझने वाली बात है कि हो कैसे रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी समझ लेना बेटा, RX अगर दिया हो और एक कार्बन ऊपर जाना हो तो उसका रिएक्शन KCN से कराओ, वो चेंज हो जाएगा RCN में, है ना। अपग्रेडेशन के लिए यूज हो सकता है। अब RCN का रिडक्शन हो कैसे रहा है थोड़ा ये समझिए, एक मिनट थोड़ा इसको घेर लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। ओके चलिए RCN का रिडक्शन हो कैसे रहा है ये हमको समझना है। इसका ट्रीटमेंट किया जाता है SnCl2 प्लस 2HCl, इस मिक्सचर से ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट, समझ में आया बात। ओके चलिए अब यहाँ पे अगर SnCl2 और 2HCl का पहले मैं रिएक्शन देखूं, थोड़ा इसको पहले देख ले, तो यहाँ बनता है SnCl4 प्लस 2H प्लस। ध्यान से देखो बात को, यहाँ Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, इज इट राइट। अगर वो +2 से +4 गया है, इसका मतलब हुआ क्या कि वो +2 से +4 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा ऑब्वियसली, और 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकला। क्या है ये लॉजिक, क्या है थोड़ा समझते हैं। तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, कार्बन पे हो रही होगी डेफिशिएंसी। ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन को अप्रोच करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये वाला एक जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जाके कार्बन नाइट्रोजन पे टूट जाता है, और कार्बन पे फुल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो RC डबल बॉन्ड N, इस कार्बन पे भी नेगेटिव, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 H+ है, उसमें से एक H+ चला गया कार्बन पे, एक H+ चला गया नाइट्रोजन पे। चलिए अभी क्या हुआ, RCH हो गया और डबल बॉन्ड NH हो गया, राइट, ठीक है। चलिए अभी देखिए ध्यान से समझिए बात को, इसको बोलते हैं इमीन। स्टीफन्स रिएक्शन में नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया था। क्यों रिडक्शन हो रहा है ये बात समझ में आ गया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं क्यों कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा। ओके ठीक है चलिए इमीन, अभी आ जाइए। इमीन का कराना है हमको हाइड्रोलिसिस, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बस हमको समझना रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये लॉजिक, ये फंडा जरूर समझ लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाटर के प्रेजेंस में ही ना होता है हाइड्रोलिसिस। चलिए वाटर का थोड़ा लॉजिक समझते हैं। वाटर क्या करने जा रहा है यहाँ पे, ये सारे बॉन्ड तोड़ो एक साथ। देखिए ये दो डबल बॉन्ड यहाँ का टूट गया, ये 2 डबल बॉन्ड, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, 2। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना बैठा था, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, वो 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, NH3 बाहर, और RCH तो था यहाँ डबल बॉन्ड बना तो क्या बना RCHO। इस मेथड से भी क्या बना बताइए, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ, इज इट राइट। स्टीफन्स रिएक्शन में एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ। रिडक्शन क्यों हुआ, रिडक्शन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है, अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जहां पे आपको फास्ट लगे तो थोड़ा पॉज करना, रुकना, आराम से देखना, फिर रिवाइंड करना, आगे फिर देखना। ओके चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इसको हटाते हैं, हटा दूं। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके थोड़ा फ्रेम फिट कर लेते हैं। ओके हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगला मेथड जो है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स ही है, बट इस बार नाइट्राइल्स के अलावा कुछ और कंपाउंड्स का भी रिडक्शन हम देखेंगे, और वो रिडक्शन किस कंपाउंड से होता है, तो उस कंपाउंड का, उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है डाइवल H। अब कैसे होता है, चलिए
हेडिंग लिखते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड सम अदर कंपाउंड्स बाय डाइबल एच के थ्रू उनका रिडक्शन करना। चलिए किसका किसका होता है फटाफट देखते हैं, फटाफट। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्राइल का तो होता ही है। अब रिडक्शन करके बनाना क्या है भाई, एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, एल्डिहाइड स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड्स अभी हम देख रहे हैं, इज इट राइट। आरसीएन के अलावा और कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड, आरसीओसीएल एसिड क्लोराइड होता है, आरसीओओआर डैश ईस्टर का होता है, आरसीओओएच इसका होता है। इन चारों का रिडक्शन कौन कर सकता है भाई, कौन कर सकता है, डाइबल एच कर सकता है। अब ये डाइबल एच कौन सा बला है, किस राक्षस का नाम है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है आरसीएचओ में, ठीक है। होता तो रिडक्शन ये डाइबल एच क्या है, डाइबल एच क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। चलो बात क्लियर, ओके चल नेक्स्ट। कैसे रेड्यूसिंग एजेंट है थोड़ा बात समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले डाइबल एच नामक राक्षस को थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। डाइबल एच है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्युमिनियम आया बीच में और यहाँ आ गया हाइड्रोजन। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है ये। CH3 सॉरी स्पेस का कमी हो गया, रुक जाइए, यहाँ बना देते हैं CH3 CH2, यहाँ बीच में आ गया एल से अटैच हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया बोलिए, CH2 CH3 ठीक है। ये जो ग्रुप है ये इसको बोलता है आइसोब्यूटाइल। देखिए यहाँ पे आइसो ग्रुप है CH2, ये CH3 यहाँ CH2 डाई आइसोब्यूटाइल। इसको मैं बॉन्ड लाइन में लिखूं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए ALH यहाँ पे ऐसे देखिए, इसको ट्वाइस कर दिया, ये सेम ग्रुप तो है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये CH2 है, CH है, CH3 इसका कर दिया ट्वाइस। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंटेशन ये कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं समझता हूँ कि मुझे मैकेनिज्म बताना जरूरी होगा, फटाफट बता देते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल एच, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, किस तरह से रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये समझने की जरूरत है ना, ठीक है। आखिर रिडक्शन कैसे हो जाए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं और आई थिंक आपको और सारे एग्जांपल्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैं पकड़ता हूँ ईस्टर को। चलिए ईस्टर में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन इसके साथ जो इसका काउंटर पार्ट है ऐसे बना दिया। अब यहाँ एल्युमिनियम का अगर आप काउंट करो ना तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्युमिनियम टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3, ये तो डबल है, ये ट्वाइस किया हुआ है, डबल है, और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल एल्युमिनियम के पास डेफिशिएंसी है, इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, याद करिए पीछे अभी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात मैंने बोला था कि ऑक्सीजन एक कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। चलिए ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया एल्युमिनियम को, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस, थोड़ा देखिए RC डबल बॉन्ड O के ऊपर प्लस, और यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एल्युमिनियम अटैच हो गया। एल्युमिनियम पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ H, और यहाँ बाकी इसका काउंटर पार्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ओवर डैश, चल कोई बात नहीं। अभी देखिए इस एल्युमिनियम के नेगेटिव चार्ज को अगर भगाना है, ध्यान से समझिए, तो ये भागा H माइनस लेके हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, हमको मालूम है इस कार्बन पे क्या है, डेफिशिएंसी है, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑब्वियसली ये खींच रहा होगा खींचने वाली स्थिति में, तो हाइड्रोजन भागा कहाँ, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ, और हाइड्रोजन भागा कहाँ पे, कार्बन पे, और ये गया ऊपर, जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसको घेर देते हैं, रुकिए एक मिनट। चलिए यहाँ देखिए, पहले यहाँ देख लीजिए, एक मिनट, हाँ देखिए ऑक्सीजन ने एल्युमिनियम को डोनेट किया था, फटाफट बोलता हूँ, एल्युमिनियम के ऊपर कैसा आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, काम खत्म। नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन ने एक नेगेटिव चार्ज को लेके गया हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, हाइड्राइड आयन होता है मालूम है ना, H माइनस के फॉर्म में, H माइनस गया कार्बन पे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियल पॉजिटिव वहां अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड टूट के कहां जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए RC और इस C से अटैच हो गया एक H, अच्छा डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया 2, और एल्युमिनियम की स्थिति फिर से वैसी ही हो गई है ना, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ओवर डैश है, ठीक है, ऑब्वियसली ओवर डैश तो था ही, राइट। चलिए अभी एल्युमिनियम के पास फिर से वैकेंसी हो गया ना, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, उसका आंसर यहाँ मिल रहा है आपको, क्योंकि डाइबल H क्या ऐड कर रहा है, H माइनस को ऐड कर रहा है सामने वाले कंपाउंड को। ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन ऐड कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो बोलेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे H2O जो है, H2O देखिए, H2O के केस में H2O क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने जाएगा, वो एल्युमिनियम को डोनेट करेगा, ठीक है। एल्युमिनियम को जैसे ही डोनेट किया, ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, देखिए और ये बॉन्ड टूटा, यहाँ RO माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, RCHO। आई थिंक ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। क्या बात समझना ये था कि डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, व्हाई डाइबल H इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो डाइबल H किसका रिडक्शन कर सकता है, नाइट्राइल का कर सकता है, एसिड क्लोराइड का कर सकता है, ईस्टर का कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर सकता है। इन सबको रिड्यूस करके वो क्या बनाएगा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग वो एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एक और प्रिपरेशन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस क्योंकि नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला मेथड जो है वो भी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन है, और वो कौन सा नेम रिएक्शन है, तो वो है इटार्ड रिएक्शन। थोड़ा फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है, मतलब हमको बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है, ये दो मेथड्स ऐसे हैं जहां पे हम टॉल्यूइन का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे तो टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्यों हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इन बातों को मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्यों बोला जाएगा इटार्ड रिएक्शन, और रिएजेंट क्या यूज होगा, मेन बात ये भी समझने वाली बात है कि रिएजेंट क्या यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट बिना ज्यादा डिस्कशन किए अपने रिएक्शन पे आते हैं। चलिए टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करना भाई। टॉल्यूइन क्या है, टॉल्यूइन है बेंजीन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस CH3 को मैं अगर ऐसा बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस CH से 2 H जुड़ गया। चलिए
ठीक है, अभी इसका ट्रीटमेंट जो है ना किससे किया जाता है, पहले CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। पहले मैं जनरल रिएक्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस रिएक्शन की वजह से, जिस CH से OCrOHCl2 और यहाँ पे भी OCrOHCl2, ये दो ग्रुप अटैच होता है। फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोल्डिहाइड में। सवाल ये है कि कैसे होता है, मैकेनिज्म इसके लिए बताना जरूरी है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं, इसीलिए फटाफट फटाफट हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले ध्यान से समझो बात को, इसको और इसको कंपेयर करो, फर्स्ट नंबर और थर्ड कंपाउंड, ये तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बीच का है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मेन इससे मतलब है ना, क्यों हम इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। यहाँ से दो हाइड्रोजन को इसने भगाया कि नहीं भगाया, बोलो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन, काम खत्म। कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, दो वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आ गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, तो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो टॉल्यूइन किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजोल्डिहाइड में, और इसे हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे ऑब्वियसली। इसका नेम रिएक्शन क्या होता है, टार्ट्रेशन, काम खत्म। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बात समझिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड का कितना मोल यूज होता है, 2 मोल। चलिए अब बात करते हैं, ये है टॉल्यूइन, इसको 2 हाइड्रोजन अलग करके मैंने बना लिया। चलिए अभी क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये है क्रोमाइल क्लोराइड, इसलिए बता रहा हूँ जस्ट कि थोड़ा सा समझने में आ जाए, क्योंकि इसका ट्रिक भी बताऊंगा तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिक वहाँ से निकलेगा नहीं, तो यहाँ से मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फ्री रेडिकल वाली चीज़ आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। सपोज दैट दो एटम्स के बीच एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, इस बॉन्ड का क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ए के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। FR जो लिखा है मतलब फ्री रेडिकल, वैसा ही कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ तो देखिए इस बॉन्ड को भी तोड़ना है, ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं, इस बॉन्ड को भी तोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे, काम खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो मल्टीपल बॉन्ड है, उन दोनों ही बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ते जाइए, दोनों ही मॉलिक्यूल में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हुआ चलिए ठीक है। ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अब देखिए ध्यान से, अब ये हाइड्रोजन गया किस पे, देखिए इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आया था कि नहीं आया था, बोलिए, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकला था। इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन भाग गया यहाँ। अच्छा वही कहानी, ये हाइड्रोजन भागेगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड था वो बॉन्ड तो हो गया है सिंगल। यहाँ ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक हुआ है कार्बन। अब ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, एक इधर से एक इधर से, तो ये वाला लिंक करेगा इस ऑक्सीजन से, तो OCrOHCl2 OCrOHCl2, यहाँ पे भी वही कहानी होगी कि नहीं होगी। तो देखिए ये वाला भी बॉन्ड जाके जुड़ेगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, और O पे तो OCrOHCl2 का होल्ड ट्वाइस कर दीजिए या ऐसे बना दीजिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इस बेंजीन पे क्या अटैच हो गया, बहुत आसान है, ध्यान से जो चीज़ों को बोला हूँ उसको ध्यान से देखना, मैं रिपीट तो नहीं कर पा रहा हूँ, समय क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। OCrOHCl2, यहाँ पे OCrOHCl2। अब देखिए यहाँ क्या यूज करने के लिए बोला गया था हमें, तो हमें यूज करने के लिए बोला गया था वाटर का, राइट, ठीक है। तो वाटर मतलब क्या होता है, सिंपली हम सोचे तो H+OH- ऐसा होता है ना, है कि नहीं। अच्छा चल देखिए, सपोज दैट इस वाले बॉन्ड को ट्रांसफर करिए यहाँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटा, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस Cr पे प्लस। इस प्लस को सपोर्ट करने के लिए कौन चला गया, CrOH चला गया, कोई दिक्कत नहीं, और इस माइनस को सपोर्ट करने के लिए कौन चला गया, तो H चला गया। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो बेंजीन से क्या अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड OH ऐसा अटैच हो गया, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसका निकल गया, तो CrOH2Cl2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrOH2Cl2 ये बाहर निकल गया, ठीक है, CrOH2Cl2 ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया और बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। इसको बाहर निकलने के बाद बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। ये फ्री रेडिकल वाले को आप थोड़ा रिवाइंड करके देखो, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पॉज करके आप देखना, शुरुआत से तो देख ही चुके थे, यहाँ पॉज करके आप देख लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। हेलो, तो एक रिएक्शन तक हम कर चुके हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, मैंने बोला था इस मेथड के अंदर भी हम टॉल्यूइन का ही ऑक्सीडेशन करेंगे, और किस तरह से टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन होगा उसको देखेंगे। तो देखिए साइड चेन क्लोरीनेशन, आसान सा रिएक्शन है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे इसमें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिया टॉल्यूइन, CH3 है, अलग अलग करके लिख लिया, थोड़ा आसान होगा समझने में। इसका ट्रीटमेंट किया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ H, सनलाइट के प्रेजेंस, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ठीक है। इन दोनों सिंगल बॉन्ड्स को ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, होमोलिसिस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आया। Cl2 का भी होमोलिसिस किया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, ठीक है। अब देखिए ये जो Cl2 है इसका कितना मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल कितने बनेंगे, 4 क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसमें से 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ अटैच हो गया, तो देखिए क्या हुआ, H तो बाहर निकल गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैच हुआ, तो Cl2 2 क्लोरीन अटैच हुआ, उसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, 2 जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बच रहा है, वो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल किसके साथ निकलता है, H के साथ में, मतलब यहाँ से कितने मोल HCl बाहर निकलते हैं, 2 मोल HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 2 मोल H2O ले लिया, 2 मोल H2O से हमें मिलता है 2H+ और 2OH-, राइट। यहाँ पे 2H+ और 2OH-। अब देखिए ये 2OH-, ये जो 2, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सराउंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिए बेटा। 2OH- यहाँ पे जो है 2OH-, ये अटैक करता है दोनों,
ठीक है, और इन दोनों क्लोरीन को ये एलिमिनेट करता है। यहाँ पे 2H प्लस 2Cl- के साथ -2HCl बाहर। अब देखिए क्या हुआ, इस CH पे जो 2 क्लोरीन था वो दोनों तो निकल गया, उसकी जगह पे क्या लग गया, OH लग गया। अब देखिए यहाँ से OH निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, इस OH को निकाला तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, और इस H को निकाला तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। इस ऑक्सीजन की ध्यान से देखिए, ये वाला ये इस ऑक्सीजन की, तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ तो बेंजल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टॉल्यूइन का हमने फिर से क्या करा दिया है, ऑक्सीडेशन ही करा है, हाइड्रोजन को बाहर किया, उसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन खत्म हुआ, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आके जुड़ गया, टॉल्यूइन कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। राइट, ठीक है, इतने तक समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। चलिए पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम टॉल्यूइन या फिर ऐसा कोई दूसरा कंपाउंड नहीं लेते, हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, बेंजीन, और उस बेंजीन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका कन्वर्जन हम किसमें करते हैं, बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है भाई, इसको क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन है, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन सिंथेसिस नहीं है, गेटरमैन रिएक्शन जो आपने हेलोएल्केन हेलोइरिन में पढ़ा था वो अलग है, ये अलग है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में समझना है इसे कैसे, ये रिएक्शन किस तरह से होता है, थोड़ा इस चीज को हमें ध्यान देना है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। किस तरह से क्रिएट होता है मैं इन शॉर्ट बता दूंगा, पूरा मैकेनिज्म नहीं भी, लेकिन इन शॉर्ट हम बता देंगे ताकि समझ में आ जाए। पहले रिएक्शन देखिए, बेंजीन लिया, बेंजीन का ट्रीटमेंट ये करते हैं CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl मिक्सचर से AlCl3 के प्रेजेंस में। AlCl3 हमको मालूम है कैसा कैटलिस्ट होता है, कैसा कैटलिस्ट होता है बोलिए, लेविस एसिड कैटलिस्ट होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इस रिएक्शन के रिजल्ट में होता यह है कि इस बेंजीन से डायरेक्टली आके क्या अटैच हो जाता है, एक CHO ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आके अटैच हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ है। ये CO और HCl के मिक्सचर से जो बनता है वो होता है फॉर्माइल क्लोराइड, HCOCl। बस अगर आप ध्यान से समझोगे तो अब AlCl3 का इसका रिएक्शन होगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जनरेट। तो AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकालेगा, इस Cl को बाहर निकालेगा तो माइनस के फॉर्म में निकला, और इस कार्बन पे कैसा आया, प्लस, और बाहर क्या निकला, AlCl4 माइनस बाहर निकला। ठीक है, इस C पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया H। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं। ठीक है, आगे की कहानी आपको पता है, हमारे पास सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक होना है वो बेंजीन है। मेरे ख्याल से कई बार आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो है सेंटर, कार्बन को कमी है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करिए, इसको लाके यहाँ अटैच करिए, काम खत्म, काम खत्म। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा लास्ट में जाके वो AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बना देगा। ठीक है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है चीजों को तो देखिए एक दिखा देता हूँ। ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ ब्रेक हुआ तो इस कार्बन में प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पूरा का पूरा ये ग्रुप आके CHO ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। यहाँ एक H है कि नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं। अच्छा, ये रेजोनेंस होगा तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल भी है, और लास्ट में जाके ये H प्लस के फॉर्म में ये रिटर्न हो जाता है, H प्लस के फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट करता है, और जो कंपाउंड जिस रिएजेंट से इंटरेक्ट हो रहा था, मेन सबस्ट्रेट हमारा रिएक्शन करता था, वो सबस्ट्रेट वापस से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कैटलिस्ट हमारा जो कंपाउंड था, जिस कंपाउंड से मेन रिएक्शन हो रहा था, वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन, जहां बेंजीन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है। कुछ नहीं, 2 स्टेप ध्यान रखना, COHCl के रिएक्शन से बनाया HCOCl, AlCl3 ने रिएक्ट किया, Cl माइनस को बाहर निकाला। ऑब्वियसली इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और ये पूरा पार्ट जाके इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इसके ऊपर अटैच कर जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब इसके पहले हम जो मेथड्स पढ़ रहे थे, एक मिनट, थोड़ा फोकस हमारा गड़बड़ हो गया था। हाँ, अभी ठीक है, ओके, ठीक है। इसके पहले जो हम मेथड्स पढ़ रहे थे वो एल्डिहाइड स्पेसिफिक प्रिपरेशन मेथड से, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे थे, एल्डिहाइड बना रहे थे। अब देखिए हम कीटोन का प्रिपरेशन करके पूरे पेज को फ्रेम में ले लेते हैं। ओके, ठीक है, राइट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यहाँ से और फिर यहाँ से। ओके, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पहला देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो बता दें आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड हो तो वहां हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के ग्रुप के कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पेसिफिकली बोला जाता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या किस तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज treated with CdCl2 cadmium chloride to give dialkyl cadmium R2CD, to give dialkyl cadmium। ठीक है, and it reacts with acyl chlorides to give ketones। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट पहले करते हैं कैडमियम क्लोराइड से, और कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं एसाइल क्लोराइड से। कैसे रिएक्शन होता है, बहुत आसान है, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहले आप 2 मॉलिक्यूल इमेजिन कर लीजिए, RMGX, यहाँ पे भी RMGX आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव रहता है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव कंपाउंड है, और बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है। अब देखिए CdCl2 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से जो R वाला पार्ट है वो जाके अटैच करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डाइअल्काइल कैडमियम बनता है ना, तो R वाला पार्ट जाके कैडमियम को अप्रोच करेगा, ये वाला R भी अप्रोच करेगा, तो ऑब्वियसली क्लोरीन भागेगा बाहर, और क्लोरीन जो बाहर निकल रहा है, ठीक है,
जो क्लोरीन बाहर निकलता है वो Cl माइनस टू Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। वो Cl माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा? देखिए इस Cl माइनस को ये Mg, इस Cl माइनस को ये Mg, तो क्या बनेगा थोड़ा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इस CD से 2 R अटैच हो गया, जो बात हो रही थी कि डाई अल्काइल कैडमियम बनता है। Mg से एक X अटैच है, एक Cl अटैच हो गया, और ऐसा कितना बन रहा है? दो मोल बन रहा है ना, राइट, ठीक है। और R2CD बाहर हो गया R2CD मतलब डाई अल्काइल कैडमियम बन के बाहर निकल गया, राइट। चल ठीक है, ओके ठीक है। हमारे पास है RCDR ऐसा, ठीक है। इधर है R-COCl, ठीक है। फिर है R-COCl ऐसा है, ठीक है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ओके सो कंटिन्यू करते हैं। R2CD डाई अल्काइल कैडमियम तक हम बना चुके थे, राइट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर इस R2CD से देखिए एसाइल क्लोराइड से या एसिड क्लोराइड से इसका रिएक्शन होना है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा फोकस इसका कर लेते हैं, ठीक है। हाँ विजिबिलिटी हो गया। हाँ तो R-COCl एसाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करना है, ठीक है। अभी देखिए ये जो R है ये माइनस के फॉर्म में अगर यहाँ से निकलता है, ये दोनों R माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलते हैं। ये R देखिए कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बन को, इस पे टूटेगा। ये वाला R इस कार्बन पे को अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन पे टूटेगा। अब देखिए मैं एक को दिखाता हूँ, दोनों की बात को समझिए, ठीक है, किस तरह से होगा। देखिए R डैश है, C पे O पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ एक R आके अटैच हो गया बेटा, और यहाँ एक Cl है। अभी क्या हुआ, ये बैक आया चार्ज और इस क्लोरीन को इसने क्या किया, बाहर निकाला। क्या यही काम दोनों जगह पे होगा? दोनों कंपाउंड्स के साथ सेम चीज होगा। तो हमको कीटोन का कितना मॉलिक्यूल मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ RCO R डैश, ये हमको मिलेगा। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? देखिए CdCl2, ये कैडमियम डाइक्लोराइड, ये हमारा बाहर निकल जाए, राइट। तो कीटोन का प्रिपरेशन इस मेथड से हम कर सकते हैं। अब ये कौन से मेथड थे? कीटोन स्पेसिफिक मेथड से थे, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कीटोन प्रिपरेशन का मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स और बेंजीन, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं, इसको जल्दी से खत्म किया जाए क्योंकि फिर आगे भी चीज़ों को बढ़ाना है, ठीक है। तो RCN अगर नाइट्राइल लिख लिया, ठीक है, और देखिए इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक बॉन्ड इसके ऊपर टूटता है, ये Mgx वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा N से जाकर अटैच होता है, और कार्बन के ऊपर ये वाला R नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव रहता है। तो RC इसके साथ R हो गया, डबल बॉन्ड N, और Mgx हो गया, ठीक है। इस तरह से जाके अटैच हो गया, राइट। चलिए इसका ट्रीटमेंट जब हम लोग H2O से करते हैं, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जब हम लोग H2O से करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और हमारा बन क्या जाता है R, ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह O लग जाएगा। ध्यान से देखिए वाला पूरा वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, बस इतना हमें याद रखना है। कीटोन का प्रिपरेशन इस तरह से हम कर सकते हैं नाइट्राइल्स वाले मेथड से। भाई नाइट्राइल्स का रिएक्शन किससे किया? पहले ग्रिग्नार्ड रीजन से एडक्ट जो हुआ, उस एडक्ट का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, और इस तरह से फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। लास्ट रिएक्शन आसान सा रिएक्शन है बेंजीन से, मेथड ऑलरेडी मैं लिख चुका था, टॉपिक उसका। तो बेंजीन से रिएक्शन यहाँ पे हम एसाइल क्लोराइड का करते हैं, RCOCl, ठीक है, RCOCl LCl3 के प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है, क्लोरीन माइनस Cl क्लोराइड आयन को एक्सट्रैक्ट करता है, AlCl4 माइनस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। इस C पे क्या आता है, प्लस चार्ज, और ऑब्वियसली ये COR जो एसाइल वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जब बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच होगा तो क्या बनाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, राइट। तो जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे थोड़ा स्पीड को तेज करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड इसके ऊपर, इसके बाद पूरा टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद और भी साथ में ऑर्गेनिक के और सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर करना है रिविजन में। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी चलिए इसको सीधा रखते हैं, फोकस थोड़ा सा सही कर ले, ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी हाफ पोर्शन में चलेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बातें मैं बोलता जाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम लिखेंगे ताकि हम थोड़ा समय बचा पाए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो लोअर एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, वो ज्यादातर वोलेटाइल लिक्विड होता है या गैस होता है, ठीक है। लोअर एल्डिहाइड या कीटोन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लोअर वंस, ठीक है, जैसे कि HCHO हो गया, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है या गैस होता है जो लोअर है, ठीक है। हायर वंस आर आइदर सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये है कि जब हम हायर कार्बोनिल कंपाउंड, हायर एल्डिहाइड या हायर कीटोन की तरफ जाते हैं तो वहां वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट बात है, ये बार-बार हम पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पे भी वो बात है, नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्स उतना ही बढ़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखा वैन डर वाल फोर्स उतना बढ़ेगा, इसलिए इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो लिक्विड या सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ठीक है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है, या फिर ईथर से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ईथर जो हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ा था, उन सबसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। रीजन बिंग एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का कम क्यों है, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ही हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड का बात करूं तो कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच डाइपोल इंटरेक्शन भी देखने को मिलेगा। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये इंटरेक्शन देखने को मिलेगा जो डाइपोल फोर्स है। तो डाइपोल फोर्स एल्डिहाइड या कीटोन के केस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरे आपका जो
हाइड्रोकार्बन से उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स या ईथर से अगर मैं कंपेयर करूं तो उन सब से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा सवाल यह है कि अभी तक हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके पीछे और जो पढ़ा है, ईथर का तो मान लिया, ईथर से ज्यादा रहता है, ठीक है, और क्या नाम है आपका, एल्कोहल से क्या कंपैरिजन। तो एल्कोहल के केस में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एल्कोहल के केस में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनता है और उस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ऐसा कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में पॉसिबल है? तो नहीं, इसीलिए एल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, इनका कम रहता है, राइट। इस एल्कोहल के केस में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, थोड़ा ये वाला पोर्शन, हाँ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने का कारण क्या है, देखिए कि अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, इस साइड से भी इस तरह से मैं कंसीडर करूं तो वाटर का इंटरेक्शन बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज करेगा, जब अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा कंपाउंड का, तो स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या करती है, डिक्रीज करती है। एल्डिहाइड या कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या करती है, डिक्रीज करती है, राइट। और जनरली सॉल्युबिलिटी रहती है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी रहती है एल्डिहाइड या कीटोन्स की, राइट। ठीक है, इतने तक बात समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ लिखा नहीं ताकि थोड़ा सा समय बचा पाए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से फटाफट मैं बोलता हूँ, हाइड्रोकार्बन या ईथर से एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, लेकिन वही अल्कोहल से कम। क्यों अल्कोहल से कम? अल्कोहल से कम इसलिए क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, दूसरी बात, लोअर एल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड वाली बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, क्यों अधिक होता है हाइड्रोकार्बन ईथर से, वो बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ऐसा कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दूसरे में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो यहाँ कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन में नहीं होता, वहीं अल्कोहल के केस में होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने हम टॉपिक पे चलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके, प्रिपरेशन हम कवर कर चुके। लास्ट पार्ट हमारा अभी एल्डिहाइड कीटोन का बच गया है, जिसे हमको कवर करना है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, इसको फ्रेम में लेके आते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी ऑफ, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जो कि हमको एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, और ये कुछ जो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको ये समझना है कि एल्डिहाइड कीटोन को कंपैरिजन करें, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ले तो उसकी रिएक्टिविटी कम है या ज्यादा है, और अगर ज्यादा या कम है तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहला जो हम पार्ट देख रहे हैं, पहले टाइप का जो मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने पीछे देखा था, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि कार्बन के ऊपर, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इट लैक्स इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वहां पे क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होने की वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से उस कार्बोनिल कार्बन पे अप्रोच कर सकता है। सपोज दैट ये कार्बोनिल कार्बन हुआ, ध्यान से देखिए, थोड़ा हमें स्पीड चलना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल अगर इसके ऊपर अप्रोच किया तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में जब ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट हमको बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट हमको बनता हुआ दिखेगा, राइट। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट हमको, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से अटैच कर देते हैं। ओ पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप में ओ माइनस ऐसे तो रहेगा नहीं, चार्ज लेके नहीं रहेगा ना, तो इसको क्या मिलना चाहिए, H प्लस मिलेगा। वो H प्लस क्या करेगा, देखिए इस कार्बन से NU। अब ये देखिए यहाँ पे इसका शेप कैसा था, प्लेनर शेप था, और यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के बाद वो टेट्राहेड्रल शेप में आ चुका है, और अगर वही उस O के साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाए, H आ जाए, तो इस तरह से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे आसानी से हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। सो हेलो एवरीवन, तो कंटिन्यू करते बेटा। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हम बात कर रहे थे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जनरल पार्ट हम देख चुके थे। अभी यहाँ हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कंपेयर करें कि तो दोनों में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है, और कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में ही है। अब ये चीज़ दोनों में ही हो सकता है, जो कार्बोनिल ग्रुप में एडिशन रिएक्शन जनरल हमने यहाँ दिखाया, देखा हमने, तो ये चीज़ एल्डिहाइड कीटोन दोनों, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा ये हमें समझना है। तो एल्डिहाइड है RCHO और कीटोन है RCOR। ठीक है, अब देखिए दोनों को अगर समझे ध्यान से, तो यहाँ पे RCHO के अंदर फर्स्ट पॉइंट बनता है कि 1 R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कितना है, एक ही है। फर्स्ट पॉइंट इस कीटोन में बनता है कि देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो दो बातें हो गई। देखिए, आर ग्रुप जो होता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है, वो प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट दिखाता है मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ करना है, कार्बन पे ही। अब कार्बन पे ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी तो कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक उसके ऊपर नहीं कर सकता, राइट। तो ऐसे केस में हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ क्या देखेंगे, लेस प्लस आई यहाँ पे बोलेंगे। देखिए यहाँ दो आर ग्रुप है, तो यहाँ क्या होगा, मोर प्लस आई। ठीक है, अब देखिए मोर प्लस आई, लेस प्लस आई से, मोर प्लस आई की वजह से क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ठीक है, और इसका क्या होगा, हाई
इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हुआ तो क्या हुआ, तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हाई होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक करेगा। यहाँ दो दो एल्काइल ग्रुप है, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट होता है दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से। यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एंट्री थोड़ा आसान है। दूसरी बात है कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या है, कार्बन का ज्यादा है, और यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अप्रोच करके उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, राइट। इस वजह से क्या हम बोलेंगे, कंक्लूजन हमारा क्या निकलना चाहिए, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में इस वजह से ज्यादा होती है, और जो भी रीजंस था वहां यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स पे। ठीक है, स्पीड को हमको मेंटेन रखना है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ले लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन देखेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमको देखना है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन की अभी हम बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसके बाद देखने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। चलिए फटाफट देखते हैं HCN का एडिशन कैसे होता होगा। ठीक है, तो अगर मैं जनरल ले लूं कि कार्बोनिल कंपाउंड मान लीजिए, वो तो जनरल लेने का मतलब ये है कि R और H हुआ एल्डिहाइड, R और R हुआ कीटोन। ठीक है, अब इसके किसके प्रेजेंस में HCN, तो किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो एक बेस के प्रेजेंस में होता है। अब आप बोलोगे बेस क्या करता है, तो देखिए HCN जब OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को निकालेगा बाहर, तो H प्लस के फॉर्म में गया, यहाँ से H2O बाहर निकला, और हमारे पास क्या तैयार हो गया, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये CN माइनस जाके इस कार्बन को अप्रोच करता है, ऑक्सीजन पे बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अभी देखिए CO के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और CN ग्रुप आके इसके ऊपर जुड़ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो H2O है, उस H2O से क्या मिलता है, H प्लस मिलता है, तो ये H प्लस आसानी से ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो C के साथ क्या हो गया, OH जुड़ गया, इधर CN जुड़ा हुआ था। इस कंपाउंड को जो एडिशन के बाद जो कंपाउंड बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो अगर आप ध्यान से समझो तो HCN यहाँ पे क्या कर रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, राइट। HCN क्या कर, अरे OH माइनस सॉरी, बेस जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रहा है, और वो न्यूक्लियोफाइल जाके रिएक्ट करता है, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जिसे हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। चलिए बढ़ते चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, याद रखिएगा सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसे हम कहते हैं, राइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो भी रिएक्शंस है, जितने रिएक्शंस है, ये सारे रिएक्शंस इंडिकेट करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया था वो उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बाद कुछ ऐसे भी टेस्ट आएंगे जो ये कंफर्म करेंगे कि वो पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आखिर वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप ये लिया, ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो NaHSO3 Na प्लस HSO3 माइनस, इसके प्रेजेंस में इस तरह से रिएक्शन हुआ। अब यहाँ आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन को जाके अप्रोच करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज किसको खींचेगा, सोडियम Na प्लस को खींचेगा। अब देखिए होता क्या है, इस कार्बन के साथ यहाँ आके जुड़ा HSO3, और यहाँ हो गया ONA O माइनस Na प्लस। यहाँ देखिए एक छोटा सा प्रोटॉन शिफ्ट यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ का जो H प्लस है, यहाँ का जो H प्लस है वो जाता है ऊपर, और वहां से आ जाता है Na नीचे। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए OH हो गया, और यहाँ क्या हो गया, SO3Na। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के एडिशन से बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और ये भी रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है उसके अंदर ऑलरेडी कार्बोनिल कंटेनिंग वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी वजह से वो बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट देता है, राइट। चल नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्टार हम लगा लेते हैं, इसको फ्रेम में लेके आते हैं, देखिए ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, और वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में एक कार्बोनिल कंपाउंड हम सपोज दैट RCHO एल्डिहाइड लेके करें। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातों को यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे कैटलिस्ट का भी यूज होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे एसिटल बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, और मिड का जो प्रोडक्ट बनता है बीच रिएक्शन के मिड में वो होता है हेमी एसिटल। बताएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमने ले लिया एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, अभी देखिए दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर हो गई बात, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। एसिड कौन सा, तो HCl लिया, मान लीजिए HCl टूटा H प्लस Cl माइनस में। अब सवाल ये कि इस एसिड का क्या रोल है, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में एसिड का क्या रोल है, ये हमें समझना जरूरी है। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, उस लोन पेयर्स के थ्रू ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को करा दिया अटैच अपने से, तो RC डबल बॉन्ड O के ऊपर आया एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर, और H अटैच हो गया, राइट, और यहाँ H। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसे केस में कार्बन ऑलरेडी क्या है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऊपर से अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो वो पुल करेगा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन को के इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास एक RO माइनस, मतलब हम अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो एल्कोक्साइड आयन और H प्लस यहाँ बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये H प्लस और ये Cl माइनस, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों साथ में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ऑब्वियसली RO माइनस जाके इस कार्बन को अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखिए होगा क्या, RCH, अब इस
अब इस कार्बन के साथ एक अटैच हो गया, क्या बोलिए, OR अटैच हो गया, एल्कोक्साइड आयन अटैच हो गया, और एक तो OH ये है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, हेमी एसीटल। हेमी एसीटल, हेमी एसीटल जहां पे सिंगल एल्कोक्सी ग्रुप हो, ठीक है। अब एसीटल कब बोलेंगे, तो देखिए इसको पहले बनाते हैं हेमी एसीटल को अगले पेज पे, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, देखिए फ्रेम में आ रहा है, ठीक, ओके, चलिए चलिए, RCH, ओके, OR हो गया और यहाँ हो गया OH, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पे H+ फिर देना है हमें, मतलब एसिड का यूज हमको फिर करना है। वो एसिड इस बार कहाँ अटैच होगा, देखिए इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो अपने थ्रू इसको अटैच कराता है। देखिए इससे फायदा क्या होगा, RCH हो गया, यहाँ OR था, इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, पीछे ऑलरेडी बता चुका हूँ। O पे एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली फिर से ये वाटर बन के आसानी से रिमूव होगा कि नहीं होगा, बोलिए, ये वाटर बन के आसानी से रिमूव होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट उसके लिए क्या होगा, हमको एक फिर से एल्कोक्साइड आयन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ Cl- बचा हुआ है, तो एल्कोहल लेंगे तो H+, Cl- ये बाहर निकल जाएगा, राइट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और वापस से जो हमने HCl यूज किया था वो जनरेट भी हो जा रहा है, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जा रहा है, वो रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू दैट एसिड, राइट। अच्छा, अब ये RO- गया, इस कार्बन को अप्रोच किया और ये भाग गया यहाँ से, H2O बाहर निकल गया। अब देखिए इस कार्बन के साथ RH, यहाँ पे OR जुड़ गया, ठीक है। अब ये तो हेमी एसिटल था, ये क्या बन गया, एसिटल बन गया, ये फुल 2 एल्कोक्सी ग्रुप दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटल कहते हैं, राइट। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। एक बार ब्रीफली ध्यान से सुन लीजिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसका रिएक्शन पहले हमने एसिड से कराया। एसिड में जो H+ है वो मेन कंपाउंड, मेन हमारा ग्रुप है या आयन है, वो H+ क्या करता है, ऑक्सीजन से जाके लोन पेयर के थ्रू अटैच हो जाता है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि सामने वाले कार्बन से जिससे वो ऑक्सीजन अटैच है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जब उसका इंक्रीज करेगा तो वो चाहेगा कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आके अटैक करे, राइट, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, एक अगर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो किस तरह का रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, और कीटोन अगर लेके कराया तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन है, ठीक। देखिए सपोज दैट मैंने ले लिया कीटोन और मैंने ले लिया साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल आपको मालूम है CH2 और एडजेसेंट कार्बन पे OH अटैच होता है, जिसे हम विसिनल अल्कोहल भी या विसिनल डाइओल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन पे OH अटैच है इस वजह से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड तो टूटेगा यहाँ से, ठीक है। बात को समझिए, रिएक्शन कैसे करना है वो हमको समझना है। अच्छा, ये दोनों ही इस ऑक्सीजन के थ्रू जाके टूटेगा, तो ये पूरा ये पार्ट जाके ब्रेक होगा ना, ये पूरा पार्ट जाके क्या होगा, ये पूरा पार्ट जाके निकल जाएगा बाहर। दूसरी बात, ये O और यहाँ के 2 H ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में। तो देखिए एक रिंग टाइप का क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही बनेगा, RCR। अब देखिए ये कैसे हुआ, O और इधर क्या था, CH2, इस CH2 में बॉन्ड था, और यहाँ ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, ठीक है। इससे पहले वाला जो हम देख रहे थे वो हेमी एसिटल, कीटोन के केस में रिएक्शन कराया तो इसको हम लोग कीटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। उसके बाद भी अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछने के 110% चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो फ्रेम में आ जाते हैं, विजिबिलिटी मेरे ख्याल से सही हो, ठीक। एडिशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अमोनिया का एडिशन कराना है, फटाफट से देखते हैं। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अमोनिया का एडिशन कराना है या अमोनिया का डेरिवेटिव। अब देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, अमोनिया हुआ तो NH3 होता है, और मान लीजिए कि उस NH3 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक अननोन ग्रुप जिसको हम Z नाम दे रहे हैं वो जाके अटैच हो जा रहा है, राइट, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। उस लोन पेयर के थ्रू सपोज दैट इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन को क्या किया, अप्रोच किया, ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ टूट गया, राइट। अच्छा, जैसे ही नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो H किस फॉर्म में बाहर आएगा, प्लस के फॉर्म में, जो कि O के ऊपर जाएगा, OH के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसके रिजल्ट में हुआ ये कि इस कार्बन से एक तो अटैच हो गया OH और दूसरा हो गया NHZ, ठीक है, OH हो गया और NHZ, ठीक है। अभी क्या होता है देखिए कि यहां से एक OH और यहां से एक H रिमूव होता है, मतलब यहां से क्या निकलता है, देखिए वाटर का रिमूवल होता है बाहर, ठीक है। और वाटर का रिमूवल होने की वजह से क्या हुआ, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड कहां से कहां बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। OH यहां से गया है, कहां से, कार्बन से। H कहां से गया है, नाइट्रोजन से। इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री है, तो डबल बॉन्ड यहां इंट्रोड्यूस होगा कि C डबल बॉन्ड NZ, और बाहर क्या निकला, H2O। इस तरह से रिएक्शन होता हुआ दिखता है, राइट। अभी Z तो भाई देखिए, Z कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ Z अलग अलग तरह का कंपाउंड हमको बनता हुआ दिखता है। आई थिंक आसानी से समझ में आएगा। एक बार फिर से बोलता हूं, देखिए अमोनिया जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और उस लोन पेयर के डोनेट होने की वजह से कार्बन को आगे की तरफ बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे टूटता है, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज। यहां से जो H+ देखिए, H+ कैसे निकल रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, और खींचने की वजह से H+ को खींच रहा है कौन, ऑक्सीजन। तो OH हो गया यहाँ पे, और NHZ जाके अटैच हो गया OH, और यहाँ से H वाटर के फॉर्म में रिमूव हो गया, और ये हमारा एडिशन के बाद, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो कंपाउंड बना उसको हम लोग एडप्टिव फॉर्म में बोल सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए नेक्स्ट। अभी बात ऐसा है कि अगर Z को हम डिटरमाइन करके रखें, ठीक है, तो Z डिटरमाइन करके अगर रखें तो देखिए फ्रेम में आ जाते हैं एक बार, हाँ यहाँ से देखिए, चलिए इसको मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
जेड अगर जेड ग्रुप अगर एच हुआ, हाइड्रोजन हुआ, तो समझिए कि कैसे क्या बनेगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ नीचे देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड एन जेड, तो इस जेड की जगह पे क्या आएगा, एच आएगा ऑब्वियसली। अब समझ में आ रहा होगा, तो जेड की जगह एच आया, तब देखिए थोड़ा क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, सी डबल बॉन्ड एन एच। इसे क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं, इमीन, इमीन कहते हैं। चलिए जेड की जगह अगर कोई एल्काइल ग्रुप हुआ, तो सोचिए सी डबल बॉन्ड एन था ना, और एन से क्या अटैच था, जेड, तो वहां क्या आ जाएगा, आर। ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन, इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इसी को हम स्किप्स बेस भी बोलते हैं, स्किप्स बेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जेड की जगह ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 110% आता ही आता है, कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आता है। ध्यान से समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चल ओके। अगर जेड की जगह OH हुआ, तो क्या होगा, देखिए सी डबल बॉन्ड एन OH होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीन, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड लेके भी अभी एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। देखिए नेक्स्ट, जेड की जगह अगर NH2 हुआ, तो तब देखिए सी डबल बॉन्ड एन NH2 होता। ठीक है, NH2 होता, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन होता है NH2 जिस कंपाउंड से वो रिएक्ट करता है। बता देंगे, डायरेक्ट रिएक्शन दिया हो कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताएंगे, घबराइए नहीं, बस अभी देखिए कैसे। अच्छा, जेड की जगह पे अगर सपोज दैट जेड की जगह पे अगर अबे मान के चलिए कि NH2 तक हम तो कर चुके थे, NH2। ठीक है, NH2 हुआ अगर Z की जगह पे, तब ये आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर Z की जगह पे अगर हमने रख दिया, ठीक है, Z की जगह पे अगर हमने रख दिया NH, हाँ इस तरह से रख दिया, और NH से एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। बताऊंगा ये कैसे बन रहा है, थोड़ा सा अगर आपके डाउट मन में डाउट आ रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर ये ग्रुप आया तब कैसे बनता है, तो C डबल बॉन्ड N NH, जो जेड था, जेड को देखिए यहाँ देख लीजिए, जेड को किससे रिप्लेस करना है, NH, और उस NH से क्या जुड़ा है, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देखिए अब यहाँ पे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो वो टेस्ट भी हो जाएगा और उससे हम एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर लेंगे। उसे हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। अब 2,4-DNP क्या है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं, और इसमें वो येलो और ऑरेंज कलर्स के सॉलिड्स बनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने ले रखा है, वो कैसा कंपाउंड है, उसके अंदर कैसे ग्रुप है, तो कार्बोनिल कंटेनिंग वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे ये कंफर्म हो जाता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट के अंदर जो कंपाउंड होता है मेनली, पहले तो हमको वो समझना है कि वो कंपाउंड है क्या, राइट। तो देखिए ध्यान से पहले हमको बात को समझना है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है। अगर वो हमें समझ में आ गया तो आगे की बात भी हमें समझ में आएगी। तो देखिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 अब NH2 ना होके NH2NH, और वहां पे एक फिनाइल ग्रुप, एक मतलब बेंजीन रिंग अटैच हो गया, और इसके सेकंड पोजीशन पे NO2 अटैच हुआ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे भी NO2 अटैच हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4-DNP बोलते हैं, राइट। 2,4-DNP बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 होता है तो उसको हाइड्रोजन। ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन कैसे करना है सर, ये डाउट अगर आ रहा होगा तो ये फ्रेम में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड है बड़ा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो NH2NH, इस NH से एक रिंग जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग बोल रहे हैं इसको, इसके सेकंड पोजीशन पे NO2 अटैच है, और फोर्थ पोजीशन पे NO2 अटैच है। अब देखिए यहाँ से O और H2 ये रिमूव हुआ, राइट, ये O और H2 रिमूव हुआ, तो किस फॉर्म में निकलेगा, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, राइट। और ये C डबल बॉन्ड, अब देखिए N आ जाएगा यहाँ, N से सिंगल बॉन्ड हो गया NH, और NH से एक रिंग अटैच हो गया, ये फिनाइल रिंग हो गया, इसके सेकंड पोजीशन पे NO2 अटैच हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे NO2 अटैच हो गया। अब ये कंपाउंड जो बनता है, ये येलो या ऑरेंज कलर का, रेड कलर का सॉलिड, यही सेम चीज सारे केस में हमको फॉलो करना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट पेज पे भी बता देता हूँ, तब तक आप इसको पॉज करो, पॉज करके आराम से नोट करो, ठीक है, इसको पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए और थोड़ा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, ये तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, और इसको क्या बोलेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे बेटा, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ठीक है। आई थिंक आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा जरूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज दैट ये कार्बोनिल कंपाउंड है, समझिए बात को, हर केस में वही बात है, NH2, ठीक है। अब आप बोलोगे ये अमोनिया का डेरिवेटिव है कैसे, बिल्कुल डेरिवेटिव है। NH2 अमोनिया होता है NH3, आपने NH2 करके और एक H की जगह पे क्या लगा दिया, NH2, तो अमोनिया का डेरिवेटिव हुआ कि नहीं। इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है, इस O को और H2 के साथ में रिमूव कर दो, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड N NH2 अटैच हो जाएगा, राइट। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हुआ, और जो प्रोडक्ट बना उसे क्या कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड हाइड्राजोन। यहीं पे इस NH के एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम फिनाइल लगा देते हैं तो उसको हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, और जब प्रोडक्ट बनाएगा तो फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। उस फिनाइल पे जब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच था, अभी पीछे देख रहे थे, तो उसको हम लोग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब विद अमोनिया एडिशन लास्ट उसका टॉपिक था हमारा, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं
अब कितने रिएक्शंस हमारे पास बच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम इसे वाइंड अप कर लेंगे और उसके बाद बचेगा हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किसका बेटा, रिडक्शन किसका, तो रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही हमको वो करना है, रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही हमको पढ़ना है, राइट, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट रिवीजन भी ऐसा होना चाहिए ताकि उसका कुछ काम हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, होपफुली कि ये आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड रिडक्शन के लिए मैं पकड़ रहा हूँ वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। मेन बात है समझना, ठीक है। जो रिडक्शन है या कोई भी रिएक्शन है वो तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो हमको उसको रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है कि रिएक्शन हुआ कैसे है, ठीक है। चलिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन में मैं लिख तो नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। कोई कार्बोनिल कंपाउंड को पहले किससे रिएक्ट कराया जाता है, NH2 मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है तो आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ से H2 और O बस निकाल दीजिए, बाकी का पार्ट जोड़ दीजिए, यही होता है। बोलिए हाइड्रोजन बनता है तो C डबल बॉन्ड NH2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए ये बन जाएगा। अच्छा अब उसके नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में क्या होता है, अभी बात ऐसा है कि हम इसको साथ साथ में क्या करें, इसका मैकेनिज्म भी अगर समझते चले तो आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाएगा और ये समझ में आएगा कि रिडक्शन बोल क्यों रहे हैं, राइट। रिडक्शन हम क्यों कहते हैं इसको, ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम यूज करते हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये जो एडिशन कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुआ कार्बोनिल कंपाउंड का, उससे बना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, KOH से। KOH है क्या, KOH क्या है, बेस है। अब देखिए ये जो NH2N के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, उस हाइड्रोजन को ये क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सपोज दैट इसको मैं ऐसे ना बना के ऐसा बनाऊं, तो यहाँ से OH माइनस वाला जो पार्ट है, इस H को क्या करता है, निकालता है बाहर, और ये बॉन्ड का ट्रांसफर होता है N पे, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड N, और यहाँ होगा NH, और N के ऊपर चार्ज कैसा आएगा बेटा, माइनस। N के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, राइट। अच्छा अब देखिए ये जो N के पे जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेजोनेट। तो रेजोनेट किया तो देखिए C के ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड हो गया सिंगल, यहाँ हो गया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड, राइट, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में ध्यान से समझिए, KOH का ही यूज यहाँ पे फिर से होने वाला है। तो KOH में से मिलेगा K प्लस OH माइनस। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो K प्लस है जो बचा हुआ है उसका क्या यूज होगा, तो K प्लस का भी यूज है। K प्लस जब हम फाइनली वाटर का यूज करते हैं, राइट, जब हम फाइनली वाटर का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें KOH का यूज देखने को मिलेगा कि KOH का हमारा मतलब क्या यूज है, राइट, ठीक है। ओके हाँ ठीक है। चलिए तो KOH एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। KOH यूज करने से पहले इसको वाटर से ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो H2O से हमको क्या मिला, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब देखिए ये H प्लस कहाँ गया, इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के पास, तो क्या बना, थोड़ा ध्यान से देखिए, CHN डबल बॉन्ड NH। हाँ अब सही है। अब देखिए ध्यान से बात को समझ, ठीक है। ये जो OH माइनस यहाँ बचा है और यहाँ K प्लस बचा हुआ है, तो K प्लस और OH यहाँ फिर से KOH रिजनरेट हो जाएगा कि नहीं, और वही KOH अब फिर से यूज होगा, और जब KOH यूज होगा तो KOH में से क्या मिलेगा, K प्लस OH माइनस मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब ये OH माइनस क्या करेगा, वापस से ये OH माइनस इस H को निकालेगा बाहर, मतलब H2O बाहर, और इस N पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो CH, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, N के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। N के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अच्छा कुछ नहीं, अब एक बिल्कुल आसान है, हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और रिडक्शन क्यों है वो समझने की जरूरत है। ये नेगेटिव चार्ज देखिए यहाँ ट्रांसफर हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ कार्बन पे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, इस कार्बन से एक H अटैच है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ से क्या बाहर हो गया, देखिए N2 बाहर हो गया कि नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया, राइट। ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बाहर हो गया, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कोई बात नहीं, लास्ट में हमको क्या करना है, वाटर फिर से दे देना है, H प्लस OH माइनस। यहाँ K प्लस बचा हुआ है, याद रखिएगा, और यहाँ OH माइनस बचेगा, कैसे बताता हूँ। यहाँ से KOH निकलेगा बाहर, अभी OH माइनस कैसे बचेगा कि H प्लस चला गया कार्बन के पास। तो अब देखिए CH2, यहाँ इसको कंपेयर करिए और इसको कंपेयर करिए, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में। ऑक्सीजन खत्म हुआ यहाँ से और उसकी जगह पे दो ऑक्सीजन खत्म हुआ, तो दो डबल बॉन्ड बना के रखा था। उस डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन लगे, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो ऑब्वियसली हुआ क्या, रिडक्शन हमको देखने को मिला। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। आप मैकेनिज्म याद ना भी रखो तो लॉजिक याद रखो। फिर से बोलता हूँ मैं, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओ, हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन का रिएक्शन आप कराओ KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होता है नाइट्रोजन के पास से, ठीक है। हल्का सा रेजोनेंस होता है और एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम है। बाद में नाइट्रोजन यहाँ से क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर, और रिडक्शन होकर वो पार्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके, ठीक है। पॉज करो, नोट कर लो, थोड़ा वीडियो आप रिवाइंड भी करके देख सकते हो जहां आपको डाउट हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो आप उसको जिस तरह से आपके लिए सुटेबल हो उस तरह से आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके चलिए, हाँ तो सफर लंबा है इसीलिए ज़्यादा हम आराम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा, चलो अभी आ गया, चल। अच्छा जैसे वोल्फ किस्नर रिडक्शन था, ये भी रिडक्शन का ही प्रोसेस है, लेकिन इसका रीजन दूसरा होगा। तो देखिए कैसे होता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन, ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। इससे ट्रीटमेंट करते हैं जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक मरकरी एमलगम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, और ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग ये किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पे भी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, नहीं तो रट्टा मारने वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, उससे बचने के लिए बस। वैसे एनसीईआरटी जिसका मैकेनिज्म ना दिया हो कोई टेंशन नहीं, कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बात क्लियर रखिए, राइट, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड का ट्रीटमेंट किया जिंक से, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक Zn2+ में चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन गया कार्बन को और एक पाई बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन के पास। अब देखिए कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, और ओ पे भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अच्छा नेक्स्ट हुआ ये कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, उसका मैंने लिया 2 मोल, तो 2 मोल HCl से 2H+ और 2Cl- बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, 2Cl- Zn2+, क्या निकल जाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, 2H+ में से एक H+ गया कार्बन को, एक H+ गया ऑक्सीजन को, तो देखिए क्या हुआ, इस C के साथ एक H हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, OH हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने फिर से क्या लिया, HCl, H+Cl-। अब फिर ये H+ बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि ये ऑक्सीजन इस H+ को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के रिजल्ट से हुआ क्या, O के ऊपर लोन पेयर प्लस एक H2H हो गया, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा होगा। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर रहा था, प्लस में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अभी तो और पुल कर रहा है, राइट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जैसे ही ऑक्सीजन ने खींचा यहाँ से, तो यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, और इस CH के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। बात यह है कि इसके पूरे बैलेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन तो ऐड कराना है, ये हाइड्रोजन आएगा प्लस के फॉर्म में, और यहाँ चाहिए नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से जिंक अगर यूज कर लूंगा तो जिंक चेंज होगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेंगे, ठीक है, और इस CH पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्या होगा आगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक Cl- बचा था, ये थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा कि यहाँ पे एक Cl- बचा हुआ था, तो नेक्स्ट लास्ट में क्या होगा, एक बार फिर से हमने HCl लिया, तो H+Cl-, ये H+ को एक्सेप्ट किया कार्बन ने, तो ये किसमें चेंज हो गया, CH2 में चेंज हो गया। यहाँ एक Cl- बचा है, यहाँ एक Cl- बचा है, और याद रखिए Zn2+, तो क्या निकल गया, ZnCl2 बाहर हो गया। फिर से वही काम हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए वही काम हुआ कि नहीं हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड ये खत्म हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है कि नहीं यहाँ से, और यहाँ पे उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिडक्शन। इसका नाम हम वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन रखते हैं, बात खत्म। आप थोड़ा सा पॉज करके देखोगे, मैकेनिज्म की बात है, मैकेनिज्म को रट्टा नहीं मारना, समझने के लिए, बस समझने के लिए, ठीक है। रिडक्शन क्यों है ये हमें मालूम होना चाहिए, रीजन जो यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है काम, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, राइट। चलिए आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और तब हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड either by weak or strong oxidizing agent, ठीक है। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन वीक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के प्रेजेंस में हो जाता है, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल RCHO है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, K2Cr2 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि मान लीजिए हम उसी के बेस पे फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देखेंगे, तो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर वही मैं एक कीटोन लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक कीटोन लें, ठीक है, तो कीटोन के अंदर ऑक्सीडेशन करने के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कीटोन में ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकेंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर या एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो हाई टेम्परेचर पे जब कीटोन्स का ट्रीटमेंट हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या होता है, क्लीवेज रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लीवेज रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए समझे, सपोज दैट ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब देखिए ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो R- इसको लिख देते हैं R-COOH प्लस, ये बाकी का पार्ट कन्वर्ट होगा, कोई नया कार्बन ऐड नहीं होगा, बस क्लीवेज रिएक्शन है सिंपल, तो RCH2COH, ठीक है, ये डिफरेंस है। एल्डिहाइड और कीटोन को केमिकली डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीडेशन भी एक बेसिस बन जाता है, राइट। सेकंड पार्ट, अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो देखिए इस वाले पार्ट से बनेगा RCOH, अंतर समझिएगा, ये R-COH था या RCOH था, और यहाँ क्या बनेगा R-CH2COH, ठीक है, चेंज हो गया। तो क्लीवेज का वे आउट किसी भी तरीके से हो सकता है, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में प्रेजेंस हो, तो उसके प्रेजेंस में भी उसका ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिलता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके आप नोट कर लो, देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट, इस ऑक्सीडेशन के ही बेसिस पे क्या है, ठीक है, ओके, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन के बेसिस पे हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके हेल्प से we can differentiate between aldehyde and ketone। aldehyde और ketone को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, उसके अलावा एक टेस्ट है फेलिक्स रिएजेंट टेस्ट, ओके। सो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, तो इसका फॉर्मूला बनता है AgNH3 ट्वाइस, फुल चार्ज बनता है +1, राइट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है टॉलेंस
टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, अब टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर किसी एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया, और पहले ही आप याद रखिए कि जो टोलेंस रिएजेंट है ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड इसको रिस्पॉन्ड करेगा बट कीटोन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, राइट। ठीक है, तो देखिए जब एल्डिहाइड के साथ, थोड़ा हम स्पीड करने की कोशिश करते हैं थोड़ा, जब एल्डिहाइड के साथ इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, अब होता क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में हो गया, जो ये कॉम्प्लेक्स था, सिल्वर कॉम्प्लेक्स था अमोनिया के साथ, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सिल्वर में, ठीक है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्यूशन को लिया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब के बाउंड्री पे, ये वॉल पे बिल्कुल एक मिरर की तरह दिखता है, ठीक है। ये मिरर किसकी वजह से बनता है, इस सिल्वर की वजह से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर वही यहाँ पे हम कोई कीटोन का सॉल्यूशन लेते तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, राइट, ठीक है, इस टोलेंस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, राइट, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए इस टेस्ट को हम और क्या बोलते हैं बताइए, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन करने पे ये कैसा बनाता है, सिल्वर मिरर के जैसा एक हमें दिखता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह दिखता है, राइट, ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, थोड़ा तेजी से अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव देने वाला कौन है, तो पॉजिटिव देने वाला कंपाउंड यहाँ पे भी, पॉजिटिव देने वाला कंपाउंड यहाँ पे भी कौन है, एल्डिहाइड ही इसे पॉजिटिव देता है, ठीक है। पॉजिटिव कौन देता है, तो एल्डिहाइड देता है। अब समझ लीजिए कि फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, दो कंपाउंड्स का, दो अलग अलग रिएजेंट्स का मिक्सचर है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कलाइन, एल्कलाइन सोडियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, राइट। इन दोनों के मिक्सचर को लिया जाता है और लगभग हम 1 to 2 ml एल्डिहाइड सॉल्यूशन जिसको हमें टेस्ट करना है वो हम लेते हैं, ठीक है। ये लेने पे होता क्या है, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन के होने पे क्या बनता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये रेडिश ब्राउन पीपीटी किसकी वजह से बनता है, तो Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से ये रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें दिखता है, जो कंफर्म करता है कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड को हमने लिया था वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो भी एक कैसा रिएजेंट है बेटा, वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमने जब RCHO से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CO2+ एंड बेसिक मीडियम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOO-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जो प्रेसिपिटेट है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसी को हम फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बिकॉज समय का हमारे पास बाउंडेशन है, उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा काम, ठीक है। चलिए फ्रेम पे ले लेते हैं, ओके, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन से मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, हेलोफॉर्म का मतलब क्या है, CH3, ठीक है। तो आयोडीन के केस में जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलते हैं आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म जो बनता है वो कलर्ड कंपाउंड बनता है, राइट। और वो कंफर्म करता है कि सामने जो कंपाउंड है उसमें हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए है, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप किस तरह का, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके एडजेसेंट एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मिथाइल कीटोन, ठीक है। अब समझते हैं ये मिथाइल कीटोन से रिएक्शन किस तरह से होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मिथाइल कीटोन की बात हो रही है तो RCOCH3। अब एक बात मैं बता दूँ, ठीक है, कैसे समझना है। यहाँ पे हम मिक्सचर से ट्रीट करते हैं इसको, किसके मिक्सचर से, NaOH+H2, इस मिक्सचर से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हेलोजन के मिक्सचर से, राइट। अच्छा, ज़्यादा इसमें मैकेनिज्म की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसमें देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CHX3 में, मतलब हेलोफॉर्म में, और RCOONA सोडियम कार्बोक्सिलेट इसमें कन्वर्ट हो गया, और CHX3 हो गया हेलोफॉर्म। बात समझ में आया। अगर X की जगह पे I हुआ तो यहाँ CHI3 बनेगा, ठीक है, और ये CHI3 कलर्ड होता है, राइट। और जब CHI3 बनता है तो हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। कई केसेस में एल्कोहल्स के डिग्रीज को डिफरेंशिएट करने के लिए भी आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज किया जाता है। रीजन भी बताते हैं कैसे। सपोज दैट हमारे पास कोई एल्कोहल हो, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का, R2CHOH, 2 डिग्री का एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बनता है, RCOR बनता है, ठीक है। और RCOR जो कीटोन है, ठीक है, सपोज दैट मान के चलिए कि उसमें एक ग्रुप CH3 रह गया हो, उसमें CH3 ग्रुप हो, तो ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। बात समझ में आया बात। और कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में भी ये देता ही है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में भी ये मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट। बस कंडीशन क्या है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उससे इमीडिएट अटैचमेंट एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप का होना चाहिए। तो मिथाइल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, CHX3 में। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बता दूं, ध्यान से समझो, ये जो NaOH है, ये NaOH क्या करता है, OH- के थ्रू यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज बार बार हेलोजन को अटैच करता है, धीरे धीरे करते हेलोफॉर्म बनके ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिलो गिवन आर 2 पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस 2 कंपाउंड, ठीक है। इस तरह का आपको जो है
क्वेश्चन जो एग्जाम में सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक जो है टेकअप करने जा रहे हैं वो है एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, राइट, और देन कैनिजारो रिएक्शन, और बस लास्ट ये 3 रिएक्शन हमको पढ़ना है, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। चलिए कंडीशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट रिएक्शन जो है उसको हम देखने जा रहे हैं, कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन ऐसा एक रिएक्शन है जो कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से देखने को मिलता है। अल्फा हाइड्रोजन कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन है हमारा एसिडिक नेचर का। अल्फा हाइड्रोजन कैसे नेचर का है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक नेचर का। अभी ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, श्योर है, 2 से 3 क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन तो श्योर है कि बनना ही बनना है इस पार्ट से, सिर्फ इतने पार्ट से, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमको ये समझना है कि एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन का क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, और अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए ये है कार्बोनिल ग्रुप, हमें मालूम है कि इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ठीक है। और खींच रहा होगा तो ये H+ के फॉर्म में बाहर आ सकता है। H+ के फॉर्म में जब ये बाहर आएगा तो ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। ये किस तरह का नेचर शो करेगा, तो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में जो लगा हुआ है, अगर हम एक बेस देंगे तो एसिडिक नेचर शो करेगा। एक और इसका प्रूफ दे देते हैं। सपोज दैट किसी बेस से B- से ट्रीट किया, B- ने H+ को निकाला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे चलेगा। अब देखिए एक इंटरमीडिएट जो बना होगा उस इंटरमीडिएट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। देखिए ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब समझते हो ना, अगर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर काम कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम का साइन है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ रहेगा, इवेंचुअली प्रोडक्ट की तरफ ही ज्यादा रहेगा, और इसीलिए प्रोडक्ट फेवरेबली आराम से बन जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए ओके, तो बात ऐसा है कि ये बात तो समझ में आ गया, चलिए, कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। अब अगला बात ये हमको समझने का है कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर होता क्या है, और एल्डोल क्या है, फिर क्रॉस एल्डोल क्या है। इसको पॉज करिए, नोट करिए, और हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। सो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो एटलीस्ट हमको एक अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए ही चाहिए, ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है, कि बिना अल्फा हाइड्रोजन के ये एल्डोल कंडेंसेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। एल्डोल कंडेंसेशन का क्या कंडीशन है कि एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। अब देखिए मैं अल्फा हाइड्रोजन ले लेता हूँ यहाँ CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए CH2H, और इसको कर दिया ऐसा। अब इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन मतलब ये अल्फा पोजीशन है, और अल्फा पोजीशन पे अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कैसा जो हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। अभी देखो अगर इसको मैंने क्या किया, ट्रीट किया किससे, बेस से, NaOH से, तो NaOH से क्या मिलता है, Na+OH-। ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, CH2 पे। तो CH2 पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और ये COH ऐसा जुड़ गया, ठीक है, प्लस। अभी देखिए एस्टल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे इंटरेक्ट करता है, देखिए कैसा, ठीक है। ये एल्डोल है सिंपल, तो दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमने सेम ही लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टल्डिहाइड। इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये कहाँ अप्रोच करेगा, देखिए इस कार्बन पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन पे अप्रोच किया, ये वाला बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ऑक्सीजन पे टूटेगा, ठीक है। तो देखिए ये जुड़ेगा जब तो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये किसके थ्रू जाके जुड़ रहा है, CH2 किससे जुड़ रहा है, इस C से जाके जुड़ रहा है, ठीक है। इस C पे क्या अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक H अटैच है, और जो बॉन्ड टूट जा रहा है वो सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऊपर O के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अभी बात समझ में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी बात को समझना है ध्यान से। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं अगर हम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल से H+ मिलता है, OH- मिलता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे Na+ अभी बैठा हुआ था ना, और यहाँ से देखिए OH-, तो ये NaOH बाहर निकला। अब लॉजिक क्या है, H+ कहाँ जाएगा, तो H+ O के साथ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बना, थोड़ा देखिए CHO हुआ, यहाँ CH2 हुआ, यहाँ C पे क्या अटैच हो गया, OH, यहाँ हो गया CH3, ये हो गया H हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, ये कार्बन जिससे OH अटैच है तो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, और ये एल्डिहाइड, एल्डोल बोलते हैं, एक जस्ट एक जनरल नोशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम एल्डोल बोल रहे हैं, ऐसा कुछ IUPAC का रूल है, ऐसा कुछ नहीं, जनरल एक नाम देके बस एल्डोल हमने नाम रख दिया, ठीक है। कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, अब ये समझने की बारी है, राइट। अच्छा, ठीक है, अभी देखिए इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, ठीक है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, और यहाँ पे एक H अटैच्ड है। अब देखिए होगा क्या, ये इसके भी, इस फंक्शनल ग्रुप के भी नेक्स्ट में है, इस फंक्शनल ग्रुप के भी नेक्स्ट है, तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन यहाँ से, OH का एलिमिनेशन, इसको ऐसा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ से OH हटा दीजिए, एक एक वैलेंसी दोनों का फ्री हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ तो देखिए क्या हुआ, CHO हुआ, आगे क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड CH-CH3, ठीक है। इस तरह से हमको प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटूइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा हम दूसरे कंपाउंड्स, मतलब जो इवन कीटोन भी है, कीटोन में भी बस बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मैं आपको अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का CH3COCH3 का लेके, और कोशिश करने का इसी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म कराने का, ठीक है। आराम से हो जाएगा, एक से एब्स्ट्रैक्ट करना है आपको अल्फा पोजीशन से, इसी से, जैसे ये वाला अटैक कर रहा है, देखिए यहाँ ऊपर ये वाला अटैक कर रहा है दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे, सेम यही काम करवाना है। और चूंकि ये एल्डोल है तो मॉलिक्यूल चेंज होगा नहीं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम। अगर मैं क्रॉस एल्डोल लेने की बात करता हूँ तो क्रॉस एल्डोल में हम चेंज करके लेंगे, राइट। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, आप पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो आई थिंक आपने पॉज करके नोट ऑलरेडी कर लिया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्यों हम क्रॉस बोलते हैं, राइट? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलने का क्या मतलब, ठीक है? सपोज दैट हम अगर लेते हैं, मान लीजिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल लेते हैं, इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच जब एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोला जाएगा, उसको हम क्रॉस बोलेंगे। देखिए कैसे, समझिए। एक बार हमने लिया CH3CHO और दूसरा कंपाउंड लिया CH2CH2CHO। अब यहाँ दो सेट ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग बनेगा। अल्फा पोजीशन देखिए, अल्फा कार्बन यहाँ पे भी है, अल्फा कार्बन यहाँ पे भी है। अगर सिर्फ एक में ही अल्फा कार्बन है तो एक से निकालना है हमको हाइड्रोजन और दूसरे पे अटैक कराना है यहाँ, लेकिन यहाँ तो दोनों में है, तो यहाँ दो अलग अलग रूट से बनेगा। अब समझिए बात को। अगर सपोज दैट मान के चलिए कि मैंने इससे निकालने का सोचा, तो अगर सोचा तो CH3CHO बता देते हैं एक बार डिटेल में। यहाँ पे बेस हमने OH माइनस मान लीजिए लिया, तो ये अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन मतलब ये H, तो इस H को अगर OH ने निकाला तो यहाँ से H2O बाहर, ये बॉन्ड टूट के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ऊपर CO और H हो गया, राइट? ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा काउंटर पार्ट मतलब दूसरा कंपाउंड सेम नहीं है यहाँ पे। ये दूसरा कंपाउंड एल्डोल में क्या था, दोनों सेम थे, यहाँ सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो अभी क्या होगा देखिए, इसका रिएक्शन अब इसके साथ होगा CH3CH2CHO, ऐसा हुआ है कि नहीं? ठीक है। चलिए, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अप्रोच करेगा और ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा, राइट? और पाई बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे टूटा तो क्या होगा देखिए, इस CH2 के थ्रू इस C से ये अटैच हुआ है, देखिए इस वाले C से, ध्यान दीजिएगा। इस O पे क्या आ गया है, नेगेटिव बॉन्ड टूटा ऊपर की तरफ H, और इधर क्या हो गया है CH2CH3। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको मालूम है कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं यहीं पे अगर दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। OH कर दीजिए, इस वाले कार्बन से H निकाल दीजिए, इससे OH निकाल दीजिए, देखिए क्या बन जाएगा, CHO हुआ। अच्छा, अब देखिए थोड़ा नीचे करते हैं इसको। हाँ, यहाँ से अगर H, ऐसा समझिए, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री हुई, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, तो CH डबल बॉन्ड C, राइट? और इस CH से आगे क्या जुड़ा हुआ है देखिए, CH2CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो गया, ठीक है, आराम से हो गया काम। अच्छा, नाम भी आप बता सकते हैं A1 2 3 4 5, ठीक है? पेंट टू इनल। क्या जब हम एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से करवा रहे हैं, इसमें से एसिटल्डिहाइड से या इथेनॉल से, सॉरी, अब देखिए एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल से जब एब्स्ट्रैक्शन करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट, जब हम यही एब्स्ट्रैक्शन इस वाले से करवाएंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों में अवेलेबल है, तब भी क्या सेम बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तब प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, इसलिए तो हम क्रॉस एल्डोल बोल रहे हैं। तो दो सेट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अभी एक सेट ऑफ प्रोडक्ट तो बना यहाँ पे, अभी एक सेट ऑफ प्रोडक्ट तो यहाँ बना हमारे सामने। अभी दूसरा सेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब हमने इस वाले कंपाउंड को सिलेक्ट किया हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो इसको OH माइनस से ट्रीट किया, यहाँ पे CH कर लेते हैं, OH माइनस से ट्रीट किया, ये बॉन्ड टूटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब देखिए CH पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया, CHO हो गया, ठीक है? अब इस वाले से एब्स्ट्रैक्शन हुआ है, अब ये वाला जाके दूसरे पे अटैक करेगा ना फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास, इसको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूं। फर्स्ट वाला क्या था, ये देखिए, ये एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एसिटल्डिहाइड पे अब इसका अटैक होगा, तो क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट तो दूसरा बनेगा। तो इस कार्बन से अप्रोच हुआ, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड टूट गया ऑक्सीजन पे, अब देखिए क्या होगा, CH3 CH, ठीक है? अच्छा, इस CH से अटैच है क्या, देखिए CHO, ये वाला, ये CHO कौन सा है, देखिए ये वाला, ये CHO है। अच्छा, ये CH जाके अटैच हो रहा है इस कार्बन से, इस कार्बन पे देखिए O माइनस हो रहा है तो H प्लस तो आएगा ही, OH हो गया, राइट? ठीक है, OH हो गया, और इस CH से यहाँ CH3 अटैच है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, इसको अब लास्ट में फाइनली मैं यहाँ बनाता हूँ, तो देखिए इसको ऐसे बना देते हैं, CHO, ये टर्मिनल हो गया। अच्छा, यहाँ CH पे एक ब्रांच है CH3, राइट? और यहाँ पे देखिए क्या है। अच्छा, अब देखिए सुनिए ध्यान से, यहाँ से H हटाना है, यहाँ से OH हटाना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, तो H खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, यहाँ CH और यहाँ CH3, बात खत्म हो गया, ठीक है? अब देखिए नाम क्या होगा, इसका नाम और इसका नाम सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है? टोटल कार्बन तो 5 है, लेकिन एक ब्रांच में चला जा रहा है ये 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, ठीक है? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, ठीक है? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, हाँ। तो क्रॉस एल्डोल में आपका जो प्रोडक्ट था, एक सेट यहाँ से देखिए, समझिए बात को, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है। कभी ऐसा भी आपको मिलेगा जब अल्फा हाइड्रोजन की सिर्फ एक में हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होगा वहां से एक्सट्रैक्शन कराके दूसरे वाले पे अटैक कराना। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करोगे, एक से एक साइड बनाओगे, एक से एक साइड बनाओगे, क्योंकि एक से एक्सट्रैक्शन कराओगे इस पे अटैक करोगे, या तो इससे एक्सट्रैक्शन कराओगे इस पे अटैक करोगे, राइट? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? इसे आप नोट कर लीजिए, पीछे का ऑलरेडी आपने पॉज करके नोट किया होगा, नहीं तो रिवाइंड कीजिए, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट अपने रिएक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है अपना कैनिज़ारो, जो कि लास्ट रिएक्शन है, कैनिज़ारो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट कैनिज़ारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? फ्रेम पे लेके आते हैं पेज को। ओके चलिए, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक। कैनिज़ारो रिएक्शन, अच्छा, तो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट था कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबसे आप नोट करिए पहले कि फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन जो होता है वो होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन,
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, चल एक कॉमन एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता है वो है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या मिथेनॉल, ठीक है। अब इस फॉर्मल्डिहाइड में रिएक्शन कैसे होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन आप समझते हो, जब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, राइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ दो मॉलिक्यूल यूज होगा, पहले तो ये ध्यान में रखिए। होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले करते हैं KOH से, तो KOH में से OH माइनस और ये रह जाता है K+, को भी भूल जाइए। OH माइनस क्या करता है, यहाँ अटैक करता है, O पे क्या चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, ऑब्वियसली। तो H तो अटैच था ही, इस पे आके OH अटैच हुआ और इस O पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, किस चीज का? फॉर्मल्डिहाइड का ही एक और मॉलिक्यूल है HCHO, ठीक है। ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिटर्न किया, H पे नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज हाइड्राइड के फॉर्म में इस कार्बन को अप्रोच किया और ऑक्सीजन पे टूट गया, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जाके ऑक्सीजन पे टूट गया। चल नेक्स्ट क्या होता है भाई? अच्छा देखिए यहाँ पे हुआ ये कि ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया H, अच्छा HCOH, ठीक है, HCOH बन गया यहाँ, ठीक है, मतलब हमारा बन गया फॉर्मिक एसिड। दूसरी बात, ये H जाके यहाँ अटैच हुआ है तो इस C पे देखिए, इस C पे सॉरी यहाँ प्लस, हाँ इस C पे 2 हाइड्रोजन तो थे ही, अभी कितने हाइड्रोजन हो गए? 3, और O पे चार्ज कैसा आया? माइनस। O पे चार्ज कैसा आ गया? माइनस, राइट, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे जो H है वो प्लस के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ इस ऑक्सीजन को और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ क्या बचा था? H+, ये सॉल्ट बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट। तो लास्ट में क्या हुआ? HCOO, O के ऊपर माइनस और ये आ गया K+, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट प्लस CH3OH, राइट, ठीक है, ये H ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन के पास, राइट। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बार ऑक्सीडेशन, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली, आराम से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन। जब कार्बोनिल ग्रुप के अक्रॉस, ध्यान से समझिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो गया, एक पाई बॉन्ड खत्म हुआ, यहाँ एक H ऐड हुआ, एक H यहाँ ऐड हुआ, मतलब क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन। तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ। बट इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास जो कंपाउंड हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ, वैसे ही बेंजल्डिहाइड भी हम लेंगे तो बेंजल्डिहाइड के साथ भी कैनिजारो रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो आप करके देखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैनिजारो रिएक्शन, आप कैनिजारो रिएक्शन इस कंपाउंड का, बेंजल्डिहाइड का, आप करके देखना ऐसे ही कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बन रहा है, राइट, ठीक है। इसे आप करके देखो अपने से, राइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो अप्रोच करता है कंपाउंड का। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, या एल्डिहाइडिक या कीटोनिक जो भी फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जब ये अपना अटैच रहते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये कैसा नेचर शो करते हैं? पहले हमें ये सोचना है। तो ये नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजते हैं? तो मेटा पोजीशन पे, ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, भले वो रेजोनेंस से हो, किसी से भी हो, तो सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि हमारे पास था बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में CHO लगा है, ठीक है, CHO क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, मान लीजिए मैं नाइट्रेशन करने जा रहा हूं, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे? NO2+ नाइट्रोनियम आयन। ये इसको कहां भेजेगा? तो ये इसको भेजेगा मेटा पोजीशन पे, बात समझ में आई? ये इसको कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन पे भेजेगा, मतलब इसे गिन के आप थर्ड कार्बन पे आ जाओ, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये कहां भेजता है? और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। आप यहाँ पॉज करो, नोट करो, ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करो, देखो, ठीक है। यहाँ पे मेरी कोशिश तो थी कि मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एटलीस्ट को हम पूरा कंप्लीट करें, ठीक है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन रह गया। इसके बाद जितने चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो मेरा यही कोशिश है कि कुछ दिनों में फिर मैं आपके लिए वीडियो एक बनाऊँ और 1 से 2 वीडियो में मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डिटेलिंग हो जाता है वीडियो का। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आए और इस पर आप प्रैक्टिस करो। होपफुली नहीं, श्योर हूँ मैं, अगर आप फॉलो करोगे चीज़ों को। हाँ, एक बात रिकमेंडेड है, आप NCERT एक्सरसाइज, NCERT का एक्सरसाइज ऑर्गेनिक से रिलेटेड और इंटेक्स्ट एक्सरसाइज जरूर करके जाओ, और साथ में ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो PYQ होगा उसका PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद भी वीडियो आएगा, ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, बट एग्जाम के पहले वीडियो आपको मिल जाएगा, रिवीजन वीडियो आप देखोगे आसानी से हो जाएगा। इन वीडियो को भी मैं कंप्रेस करके डालूंगा, जितना शॉर्ट लेंथ का वीडियो होगा उतना अच्छा रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन मैंने फुली कवर करवा दिया है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन बचा है, बाकी चैप्टर्स छोटे हैं, इसके टॉपिक्स भी बड़े थे, चैप्टर भी बड़ा था, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, थोड़ा रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो आई होप आप पढ़ते रहो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, एंड होप यू विल डू वेल इन योर एग्जाम्स, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल।